वेव समुद्री शहर में जीवप्ती त्रिपाठी यांकई। अगले कुछ दिनों तक जीवप्ती त्रिपाठी यांकई समुद्री शहर सी सिटी में रहा, दृश्यों का आनंद ले रहा था। समुद्र तट का दृश्य सुंदर था और हवा ताजी और प्राकृतिक थी। वास्तव में ये रहने के लिए एक अच्छी जगह थी। चायखानों और शराब की दुकानों में जीवप्ती त्रिपाठी ने इस समुद्री शहर की कई अजीबोगरीब कहानियां भी सुनी। उसने अपनी आंखों से एक मृग तृष्णा मिराज भी देखी। इस तरह के सुंदर दृश्यों ने वास्तव में उसे लौटना भुला दिया। पास में सांप्रदायिक सेक्ट्स भी थे और उनकी संख्या कम नहीं थी। यदि विभिन्न शक्तियों को पद के अनुसार विभाजित किया जाए, जिसमें केंद्रीय राजधानी सेंट्रल कैपिटल के 8 महान परिवार 8 ग्रेट फैमिलीज को महाशक्ति सुपर फोर्सेस माना जाए, तो ऊंचे आसमान के मंडप हाई हेवन पवेलियन को ज्यादा से ज्यादा द्वितीय श्रेणी की शक्ति सेकंड क्लास फोर्स माना जा सकता है। यहाँ के संप्रदाय अलग अलग श्रेणी के थे। कुछ प्रथम श्रेणी फर्स्ट क्लास के थे, जबकि अन्य द्वितीय या तृतीय श्रेणी सेकंड और थर्ड क्लास के थे। यहाँ तक कि कुछ तो ऐसे भी थे जो महाशक्तियों के मुकाबले हल्के से थे। ये शक्तियाँ मुख्य भूमि पर स्थित शक्तियों से अलग थीं। वे समुद्र में बड़े और छोटे द्वीपों आइलैंड्स पर कब्जा करती थीं। द्वीपों पर मौजूद खेती कल्टीवेशन के संसाधनों पर एकाधिकार रखती थी। ये कहा जा सकता है कि यह जगह उत्कृष्ट लोगों से धन्य थी और दृश्य सुंदर थे, जो कई लोगों को वहां सीखने के लिए आकर्षित करते थे। हालांकि समुद्री शहर में कुछ पारिवारिक शक्तियों फैमिली फोर्सेस को छोड़कर एक भी खेती कल्टीवेटर करने वाले को देखना दुर्लभ था। इसका कारण शायद ये था कि ये शक्तियां द्वीपों पर फैली हुई थी। द्वीपों पर विश्व ऊर्जा वर्ल्ड एनर्जी मुख्य भूमि की तुलना में अधिक थी और द्वीपों पर किसी की खेती की गति कल्टीवेशन स्पीड तेज थी। सामान्य परिस्थितियों में इन शक्तियों की खेती करने वाले विशेष आवश्यकता होने पर ही मुख्य भूमि पर आते थे। इसलिए समुद्री शहर में खेती करने वालों की संख्या न केवल कम थी, बल्कि उनकी शक्ति भी बहुत अधिक नहीं थी। समुद्री शहर की समृद्धि का आनंद लेने के बाद जीवप्ती त्रिपाठी समुद्र तट पर गया, जहां उसने ज्वार के उतार चढ़ाव राइज एंड फॉल लहरों के उठने गिरने को देखा। जीवप्ती त्रिपाठी के मन में एक कौंध हुई। स्पष्ट रूप से उसे अपनी धारणा परसेप्शन और बूढ़े रघुनाथ ओल्ड मैन वू के मार्शल डाउ के बीच की समानता समझ में आई। वह प्रकृति नेचर थी, जोर न लगाना, अपने स्वभाव के अनुसार अकॉर्डिंग टू वंस नेचर कार्य करना। ठीक वैसे ही जैसे लहरें हर लहर पिछली वाली से ऊंची जब खतरे का सामना होता तो वे लहरों में टूट जाती और एक बार फिर एक धारा टॉरेंट में एकत्रित हो जाती। उसकी आंखों के सामने ऐसा लग रहा था जैसे एक दरवाजा धीरे धीरे खुल रहा हो। इस तरह की प्रेरणा की अचानक कौन सडन फ्लैश ऑफ इंस्पिरेशन को नजरअंदाज करने की हिम्मत नहीं हुई। यह निश्चित रूप से कुछ ऐसा था जो केवल संयोगवश बाय चांस ही मिल सकता था। चुपचाप उसी जगह पर खड़े होकर जीवप्ती त्रिपाठी ने धीरे धीरे अपनी धारणा को बूढ़े रघुनाथ के मार्शल मार्ग में मिला दिया। अज्ञात समय बीत जाने के बाद जीवप्ती त्रिपाठी को ऐसा लगा जैसे वह सो गया हो। समुद्र तट पर सीधा खड़ा जीवप्ती त्रिपाठी केवल करहाती समुद्री हवा मॉर्निंग सी ब्रीज और किनारे से टकराती लहरों की आवाज सुन सकता था। जब उसने अपनी आंखें फिर से खोली तो उसका पूरा स्वभाव टेम्परामेंट थोड़ा बदल गया था। उसकी आत्मा और भावना सोल एंड स्पिरिट को एक अवर्णीय उत्थान और बपतिस्मा इंडिस्क्राइबेबल सब्लिमेशन एंड बैप्टिज्म प्राप्त हुआ था। अपने स्वयं के बनाए हुए पैर के काम फुटवर्क का उपयोग करते हुए जीवप्ती त्रिपाठी का शरीर ब्रह्मपूर्ण अलूसरी हो गया, क्योंकि वह आने वाली लहरों पर ऐसे कदम रख रहा था जैसे वह समतल जमीन पर चल रहा हो। वह एक लहर से दूसरी लहर पर कूदता। उसने पानी की एक बूंद को भी नहीं छुआ। एक चमक फ्लैश, दो चमक। उसका शरीर लगातार 15 बार 15 टाइम्स चमका, इससे पहले कि वह आखिरकार एक मुंह भर जीवन शक्ति यूएनची बाहर निकाले। एक छींटे के साथ वह समुद्र में गिर गया, पूरी तरह से भीग गया। हालांकि जीवप्ती त्रिपाठी मुस्कुरा रहा था। आने वाली लहर का सामना करते हुए उसने धीरे से एक मुट्ठी निकाली। ज्वलंत सूर्य की तेरी गड़गड़ाहट बर्निंग सन्स 3-4 ब्लास्ट। हवा में 3 तेज विस्फोट एक्सप्लोजन्स हुए। जीवन शक्ति के 3 झटके मुट्ठी की नोक से निकले और विशाल लहर में एक छेद कर दिया। इस क्षण में जीवप्ती त्रिपाठी ने बूढ़े रघुनाथ की मार्शल आर्ट्स के निशान देखे। ये पूरी तरह से उसके शरीर में समा चुका था और लहरों में भी एक बदलाव आया था। इस बदलाव को जीवप्ती त्रिपाठी ने ज्वलंत सूर्य विस्फोट बर्निंग सन एक्सप्लोजन में समझा। अब जब ज्वलंत सूर्य विस्फोट को मारा गया तो यह अब एक बार का विस्फोट नहीं था। इसके बजाय यह जीवन शक्ति के 3 झटके थे, एक दूसरे से मजबूत। आने वाली लहरों की तरह इससे बचाव करना असंभव था। प्रतिभाशाली बूढ़ा राक्षस थियोर डैमन पूरी तरह से अवाक था। कुछ दिन पहले जब जीवप्ती त्रिपाठी समझ रहा था, वह पहले से ही बेहद हैरान था। उसे उम्मीद नहीं थी कि इतने कम समय में वह अपनी मूल नींव के आधार पर एक बार फिर गहरी समझ हासिल करेगा। क्या ऐसा हो सकता है कि मैं लंबे समय तक प्रकट नहीं हुआ हूँ और दुनिया बदल गई है? बूढ़े राक्षस का दिल दुख से भर गया था। समुद्र से बाहर निकलते हुए पूरी तरह से भीगा हुआ जीवप्ती त्रिपाठी ने अचानक पाया कि जहां वह खड़ा था वहां से कुछ ही दूर गेहुए रंग की त्वचा और उलझे बालों वाली एक छोटी लड़की उसे मूर्खतापूर्ण तरीके से देख रही थी।
ये छोटी लड़की केवल 7 या 8 साल की थी। उसकी 2 बड़ी आंखें बहुत चमकीली थीं। उसने कई पैबन पैचेस वाली एक मोटे कपड़े की शर्ट पहन रखी थी। वह नंगे पैर थी और उसका छोटा मुंह थोड़ा खुला हुआ था। जब समुद्री हवा अंदर आई तो उसने जल्दी से इसे फिर से बंद कर दिया। समुद्र के किनारे रहने वाले लोगों की त्वचा आमतौर पर बहुत सफ़ेद नहीं होती थी, शायद इसलिए कि वे लंबे समय तक समुद्री हवा के संपर्क में रहते थे। छोटी लड़की का त्वचा का रंग बहुत सामान्य था और लोगों को एक बहुत ही स्वस्थ एहसास देता था। जीवप्ति त्रिपाठी ने एक मुस्कान डाली, कोमल और हानिरहित, जेंटल एंड हार्मलेस होने का नाटक करते हुए। वह कदम दर कदम उसकी ओर चला। उसी समय वह खुद को चुपके से कोस रहा, सीक्रेटली ब्लेमिंग था। जब वह अपनी समझ से जागा तो उसने अपने बगल के व्यक्ति पर ध्यान नहीं दिया। उसे डर था कि उसने उसे डरा दिया होगा। उसकी अभिव्यक्ति देखकर ऐसा लग रहा था कि वह बहुत डरी हुई थी। जीवप्ति त्रिपाठी ने अपने कपड़ों को सुखाने के लिए अपनी जीवन शक्ति का उपयोग करने की हिम्मत नहीं की। वह बस चलता गया, अभी भी भीगा हुआ था। वह उसके सामने आया और नीचे झुक गया। अपने चेहरे पर एक तरह की मुस्कान के साथ उसने धीरे से पूछा, छोटी लड़की, लिटिल गर्ल, तुम यहाँ क्या कर रही हो? छोटी लड़की ने अपनी बड़ी आंखें झपकाईं, अभी भी उसे देख रही थी। उसकी शुद्ध और निर्दोष आंखें, प्योर एंड इनोसेंट आइज, जरा भी अशुद्धता, इम्प्योरिटी के साथ मिश्रित नहीं थी। इस तरह घूरने पर भले ही जीवप्ति त्रिपाठी ने कुछ भी गलत नहीं किया था, फिर भी वह थोड़ा असहज महसूस कर रहा था। अगर यह दोषी दिल, गिल्टी हार्ट वाला कोई होता तो वह मौके पर ही शुद्ध हो गया होता। थोड़ी देर बाद उसने अपने हाथ फैलाए और कुछ दिया। जीवप्ति त्रिपाठी ने नीचे देखा और पाया कि यह एक भुनी हुई मछली, ग्रिल्ड फिश थी। समुद्र के किनारे रहने वाले मछुआरों, फिशरमैन का मुख्य भोजन स्वाभाविक रूप से मछली ही होता था। मेरे लिए जीवप्ति त्रिपाठी का दिल गर्म हो गया। छोटी लड़की ने धीरे से सिर हिलाया। उसने भुनी हुई मछली को जीवप्ति त्रिपाठी के हाथ में भर दिया और भाग गई। समुद्र तट पर स्पष्ट पैरों के निशान, फुटप्रिंट्स की एक पंक्ति छोड़ गई। ये बहुत प्यारा, क्यूट था। थोड़ी दूर भागने के बाद वह अचानक रुक गई और जीवप्ति त्रिपाठी को वापस देखा। फिर वह वास्तव में वापस मुड़ी और जीवप्ति त्रिपाठी के पास चली गई। उसने उसके कपड़े खींचे और एक दिशा में चली गई। जीवप्ति त्रिपाठी ने विरोध नहीं किया। वह नहीं जानता था कि यह छोटी लड़की क्या करना चाहती थी, लेकिन वह इतनी शुद्ध और प्यारी थी। उसका निश्चित रूप से कोई दुर्भावनापूर्ण इरादा, मैलिशियस इंटेंशंस नहीं था। थोड़ी दूर तक उसका पीछा करने के बाद वे एक सरल और कच्ची झोपड़ी, सिंपल एंड क्रूड हाउस के सामने पहुंचे। छोटी लड़की ने अपना हाथ बढ़ाया और अंदर की ओर इशारा किया। क्या तुम अंदर जाना चाहती हो? जीवप्ति त्रिपाठी ने पूछा। छोटी लड़की ने सिर हिलाया। हंसते हुए जीवप्ति त्रिपाठी ने सोचा कि उसने उसे एक अतिथि के रूप में अपने घर आमंत्रित किया था। इससे पहले कि वह एक कदम उठा पाता, एक बूढ़ा आदमी, ओल्ड मैन, अचानक घर से बाहर निकला। बूढ़ा आदमी जवान नहीं था। प्रवाहमान समय के महान सम्राट, द फ्लोइंग टाइम ग्रेट एम्परर, ने उसके चेहरे पर कई निर्दयी निशान, रूथलेस मार्क्स छोड़ दिए थे। इसके अलावा जब बूढ़ा आदमी चलता था तो उसका एक पैर बहुत फुर्तीला, निम्बल नहीं था। जब बूढ़े आदमी ने छोटी लड़की और जीवप्ति त्रिपाठी को देखा तो वह हक्का बक्का स्टंट रह गया। किसी भी गलतफहमी, मिसअंडरस्टैंडिंग्स से बचने के लिए जीवप्ति त्रिपाठी ने जल्दी से अपना मुंह खोला और कहा, बूढ़े आदमी, क्या ये छोटी लड़की तुम्हारे परिवार की है? बूढ़े आदमी ने कृपया मुस्कुराया और छोटी लड़की को लहराया, छोटी यू, लिटिल यू, यहाँ आओ। छोटी लड़की ने सिर हिलाया और जीवप्ति त्रिपाठी के कपड़ों को पूरी ताकत से खींचकर उसे अंदर खींच लिया। बूढ़े आदमी ने जीवप्ति त्रिपाठी पर मुस्कुराया, छोटे भाई, लिटिल ब्रदर, अगर तुम्हें बुरा न लगे तो अंदर आओ और बैठो। छोटी यू को डर है कि तुम्हें ठंड लग जाएगी, इसलिए वह तुम्हें अपने कपड़े सुखाने के लिए अंदर खींचना चाहती है। जीवप्ति त्रिपाठी को अचानक राहत मिली। तो यही कारण था कि छोटी लड़की वापस आई थी और उसे यहाँ खींच लाई थी। जीवप्ति त्रिपाठी में उसकी अच्छी नीयत, गुड इंटेंशंस को अस्वीकार करने का दिल कैसे हो सकता था? परेशान करने के लिए क्षमा करें। जब वह छोटी यू के पीछे पीछे घर में गया तो जीवप्ति त्रिपाठी ने चारों ओर देखा और दुखी, सैड महसूस किए बिना नहीं रह सका। इस घर को केवल 4 दीवारों वाला एक असली घर कहा जा सकता था। एक बिस्तर और कुछ फटी हुई रजाइयों, टैटर्ड क्विल्स को छोड़कर और कुछ नहीं था। समुद्री शहर में जीवप्ति त्रिपाठी ने अमीरों का जीवन, लाइफ ऑफ द रिच, देखा था, लेकिन समुद्री शहर से कुछ ही दूर समुद्र तट पर एक दादा और एक पोती के बीच अभी भी दुख की खाई, अबिस ऑफ सफरिंग थी। ये दृश्य वास्तव में चौंकाने वाला, शॉकिंग था। छोटी यू व्यस्तता से लकड़ी का कोयला, चारकोल फायर, जला रही थी और जीवप्ति त्रिपाठी को अपने कपड़े सुखाने के लिए आग के पास खींच लाई। लकड़ी का कोयला भी घर के अंदर जलाया गया था। आखिरकार बाहर समुद्री हवा बहुत तेज थी। जब आग जली तो घर में धूल उड़ने लगी और बूढ़ा आदमी कुछ बार खांसने के लिए मजबूर हो गया। कोई कुर्सी नहीं थी और जीवप्ति त्रिपाठी अड़ियल पर्टिकुलर नहीं था, इसलिए वह उनके साथ जमीन पर बैठ गया। छोटे भाई, तुम्हें एक खेती करने वाला होना चाहिए, है ना? बूढ़े आदमी ने छोटी यू को अपनी गोद में रखा और पूछा। आपको कैसे पता? जीवप्ति त्रिपाठी थोड़ा हैरान था। उसने अपनी आभा और को संयम, रिस्ट्रेंड किया था। अगर वह कोई हरकत नहीं करता
तो एक जीवन शक्ति खेती करने वाला भी उसे नहीं देख पाएगा जब तक कि वह एक आत्मा यात्रा क्षेत्र सोल ट्रैवल रेल्म का मालिक न हो जिसने दैवीय चेतना डिवाइन सेंस की खेती की हो। लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि समुद्र तट पर एक बूढ़ा मछुआरा उसे देख पाएगा। इससे जीवप्ती त्रिपाठी थोड़ा हैरान हुआ। बूढ़ा आदमी कुछ बार हंसा, छोटे भाई कई दिनों से बिना हिले समुद्र तट पर खड़ा है, एक आम आदमी इसे कैसे बर्दाश्त कर सकता है। कई दिन जीवप्ती त्रिपाठी के दिल में एक ठंडक चिल महसूस हुई। पिछली बार जब वह ध्यान मेडिटेशन में डूबा हुआ था तो वह भी समय बीतने को महसूस नहीं कर पाया था। इस बार भी वही हुआ। ऐसा लगता है कि अगली बार जब वह ध्यान करना चाहता है तो उसे एक अच्छी जगह ढूंढनी होगी। अगर कुछ खतरनाक होता है तो उसे ये भी पता नहीं चलेगा कि वह कैसे मर गया। छोटी यू तुम्हें हर दिन देखने जाती है? अगर नहीं तो क्या तुम्हें लगता है कि मेरे जैसा एक बुरा आदमी तुम्हें घर में आने देगा? मैं एक बुरा आदमी नहीं हूँ। जीवप्ती त्रिपाठी अजीब तरह से मुस्कुराया। बात करते हुए छोटी यू जीवप्ती त्रिपाठी को देखती रही। ये देखकर कि वह भुनी हुई मछली को बिना खाए हाथ में पकड़े हुए है, वह उसकी ओर इशारा किए बिना नहीं रह सकी। हाँ, मैं खाऊंगा। छोटी यू बहुत आज्ञाकारी ओबीडियंट है। जीवप्ती त्रिपाठी ने अपना मुंह खोला और मछली का एक टुकड़ा लिया। हालांकि यह ठंडा था, फिर भी ये ताज़ा और कोमल, फ्रेश एंड टेंडर था। वह सिर हिलाए बिना नहीं रह सका। स्वादिष्ट। तभी छोटी यू ने एक हल्की मुस्कान दिखाई। भुनी हुई मछली खाने के बाद उसके कपड़े सूख गए थे। जीवप्ती त्रिपाठी कुछ कहना चाहता था लेकिन कुछ बार हिचकिचाया। आखिरकार उसने कहा, बूढ़े आदमी। क्या छोटी यू बोल नहीं सकती? बूढ़े आदमी के चेहरे पर उदासी सैडनेस का एक स्पर्श दिखाई दिया। उसने छोटी यू के सिर पर थपथपाया और कहा, नहीं, घर पर कुछ हुआ था। तब से वह नहीं बोली है। ओह, जीवप्ती त्रिपाठी ने लाचारी हेल्पलेसली से आह भरी। उसने सोचा कि छोटी यू एक जद्दी बीमारी स्टबर्न इलनेस के साथ पैदा हुई है और वह उसे ठीक करने का एक तरीका ढूंढ सकता है, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि वह नहीं बोलेगी। यह उसके दिल में एक गांठ नोट थी। अगर यह गांठ नहीं खोली गई तो वह नहीं बोलेगी। बूढ़ा आदमी जाहिर तौर पर इस मामले के बारे में बात नहीं करना चाहता था, इसलिए जीवप्ती त्रिपाठी ने और नहीं पूछा। वह बूढ़े आदमी की उदासी को उभारना अवोक नहीं चाहता था। देर हो चुकी है। अगर छोटे भाई को बुरा न लगे तो तुम रात के लिए यहाँ आराम कर सकते हो। बूढ़ा आदमी लड़खड़ाते शेकली हुए खड़ा हो गया। छोटी यू ने जल्दी से उसका सहारा लिया। तो मैं तुम्हें परेशान करूंगा। जीवप्ती त्रिपाठी उठा और झुक गया। घर बड़ा नहीं था। बूढ़ा आदमी और छोटी यू बिस्तर पर सोए जबकि जीवप्ती त्रिपाठी फर्श पर सो गया। बाहर सीटी बजाती विसलिंग हवा को सुनकर वह सो नहीं सका। ऊंचे आसमान के मंडप हाई हेवन पवेलियन में उसका 3 साल का जीवन काफी मुश्किल रहा था, लेकिन इस व्यक्ति की तुलना में ये क्या मायने रखता था। ये बूढ़ा आदमी और जवान आदमी ओल्ड मैन एंड यंग मैन कभी कभार कुछ मछलियां पकड़ने के अलावा खुद का गुजारा सपोर्ट देमसेल्व्स करने के लिए क्या कर सकते थे। आधी रात में जीवप्ती त्रिपाठी ने बाहर पैरों की आवाज साउंड ऑफ फुटस्टेप्स सुनी। वह अचानक जाग गया। यहाँ आने से पहले जीवप्ती त्रिपाठी ने पहले ही चारों ओर देखा था। पास में रहने वाले अन्य लोगों के कोई निशान नहीं थे, केवल ये घर और बूढ़ा आदमी और उसकी पोती थी। और पैरों की आवाज को सुनकर जो व्यक्ति आया था वह वास्तव में एक खेती करने वाला था। जैसे ही जीवप्ती त्रिपाठी संदेह सस्पिशियस महसूस कर रहा था, बिस्तर पर सोया बूढ़ा आदमी अचानक बैठ गया। अंधेरे में जीवप्ती त्रिपाठी उसके चेहरे पर डर फियर को स्पष्ट रूप से देख सकता था। वेवलाल मेघ संप्रदाय रेड क्लाउड सेक्ट। बूढ़े आदमी जीवप्ती त्रिपाठी यांकई ने अभी अभी अपना मुंह खोला ही था कि बूढ़े आदमी ने उसे इशारा जेस्चर किया, बात मत करना। जीवप्ती त्रिपाठी ने भौहें चढ़ाई फ्राउंड। हालांकि वह नहीं जानता था कि बूढ़ा आदमी किस बात से डर रहा था, लेकिन इसका उस खेती कल्टिवेटर करने वाले से निश्चित रूप से कुछ लेना देना था। थोड़ी देर बाद वह व्यक्ति दरवाजे पर पहुंचा और पुराने दरवाजे को खटखटाया, नॉक्ड। छोटी यू सीओ जाग गई और अपने दादा को गले लगाकर बिस्तर पर कांपने शिवरिंग लगी। जीवप्ती त्रिपाठी की अभिव्यक्ति ठंडी कोल्ड हो गई। बूढ़े आदमी, दरवाजा खोलो। बाहर से एक गुस्से भरी चीख शाउट आई, अगर तुम दरवाजा नहीं खोलोगे तो हम अब शिष्ट पोलाइट नहीं रहेंगे। एक दूसरे व्यक्ति की आवाज आई। बूढ़े आदमी ने अपनी पोती को अपनी बाहों में पकड़ रखा था। उसकी धुंधली आंखें टर्बड आइज गुस्से और लाचारी हेल्पलेसनेस से चमक रही थी। उसने धीमी आवाज में उसे तसल्ली कम्फर्टेड दी, छोटी यू डरो मत, दादाजी यहाँ है। छोटी यू डरो मत। दरवाजा खटखटाने वाला व्यक्ति जाहिर तौर पर अधीर इम्पेशेंट था। ये देखकर कि बूढ़ा आदमी दरवाजा खोलने को तैयार नहीं है, उसने सीधे दरवाजे को लात मारकर किक खोल दिया। समुद्री हवा कमरे में भर गई, जिससे आखिरी गर्माहट वार्मथ का निशान भी उड़ गया। बूढ़े आदमी, उनमें से एक भयंकर रूप फियर्सली से अंदर घुसा, तुम्हारी दरवाजा बंद करने की हिम्मत कैसे हुई? मानो या न मानो, मैं तुम्हें चाकू से मार स्टैब यू विद अ नाइफ डालूंगा। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? बाहर निकलो। बूढ़े आदमी ने अपनी पोती को ढाल शील्डेड बनाया और विलाप वेल किया,
मेरे बच्चे के पिता को तुम ले गए हो और मेरे बच्चे की माँ को भी तुम ले गए हो। हम दोनों ही यहाँ अकेले और एक दूसरे पर निर्भर डिपेंडेंट बचे हैं। क्या तुम अभी भी हमें नहीं जाने दोगे? अरे बूढ़े आदमी, ऐसा मत कहो। हमने उन्हें मेघद्वीप क्लाउड्स आइलैंड पर मौज मस्ती एंजॉय देमसेल्व्स करने के लिए आमंत्रित इनवाइटेड किया है। अब जब वे तुम्हें याद करते हैं तो उन्होंने विशेष रूप से हमें तुम्हें भी लाने के लिए कहा है। केवल जब परिवार एक साथ होता है तभी वे फिर से मिल रियूनाइट सकते हैं। जो व्यक्ति पहले अंदर आया था वह मुस्कुराते ग्रिनिंग हुए अंदर चला गया। जब उसने अचानक जीवप्ती त्रिपाठी को देखा तो वह आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सका। उसने जीवप्ती त्रिपाठी को सतर्कता विजिलेंस से देखा, लेकिन उस पर एक खेती करने वाले का कोई निशान महसूस नहीं किया। उसने बस सोचा कि वह एक सामान्य व्यक्ति ऑर्डिनरी पर्सन है और उस पर और ध्यान अटेंशन नहीं दिया। उसने अपने दिल में चुपके से बड़बड़ाया, इस परिवार में एक और व्यक्ति कब आ गया? बूढ़े आदमी ने रोते हुए कहा, हम सामान्य लोगों के पास इस तरह के आशीर्वाद ब्लेसिंग का आनंद लेने का भाग्य नहीं है। क्या आप कृपया बच्चे के माता पिता को जाने दे सकते हैं? बच्चा अपने पिता और माता को बहुत याद करता है। बूढ़े आदमी, तुम दया की सराहना अप्रिशिएट काइंडनेस करना नहीं जानते। उस व्यक्ति की अभिव्यक्ति ठंडी थी। अगर तुम उन्हें याद करते हो तो हमारे साथ आओ। जब तुम एक द्वीप पर पहुंचोगे तो तुम फिर से मिल जाओगे। तुम यहाँ विलाप और चीख पुकार वेलिंग एंड हाउलिंग क्यों कर रहे हो? दोनों खेती करने वालों के घर में घुसने के बाद उन्होंने ज्यादा कुछ नहीं कहा, लेकिन जीवप्ती त्रिपाठी ने पहले ही बहुत सारी जानकारी इन्फॉर्मेशन सुन ली थी। जीवप्ती त्रिपाठी मेघ द्वीप के बारे में जानता था। द्वीप पर एक लाल मेघ संप्रदाय रेड क्लाउड सेक्ट था, लेकिन ये केवल एक तृतीय श्रेणी की शक्ति थर्ड क्लास फोर्स थी। ऊंचे आसमान के मंडप हाई हेवन पवेलियन की तुलना में यह और भी बुरा था। हालांकि जीवप्ती त्रिपाठी नहीं जानता था कि वे यहाँ लोगों को पकड़ने क्यों आएंगे। इसके अलावा ऐसा लगता था कि यह पहली बार नहीं था। बूढ़े आदमी ने पहले कहा था कि छोटी यू बोलने को तैयार नहीं थी क्योंकि घर पर कुछ हुआ था। ऐसा ही होना चाहिए। जीवप्ती त्रिपाठी ऐसा व्यक्ति नहीं था जिसे दूसरों के मामलों में दखल मेडल देना पसंद हो। यह इसलिए था क्योंकि उसकी देखभाल टेकन केयर ऑफ की गई थी। अब जब दादा और पोते मुश्किल ट्रबल में थे तो जीवप्ती त्रिपाठी उन्हें नजरअंदाज इग्नोर नहीं करेगा। लोगों को हमेशा उपकार चुकाना रीपे काइंडनेस जानना चाहिए। छोटी यू की शुद्ध दया प्योर काइंडनेस उसे प्रभावित करने के लिए काफी थी। ये दोनों खेती करने वाले केवल शक्ति परिवर्तन चरण ची ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज पर थे और उनकी क्षमताएं एबिलिटीज उच्च नहीं मानी जाती थी। अगर वे सच में लड़ते तो जीवप्ती त्रिपाठी को भरोसा था कि वह उन्हें आसानी से हरा डिफीट सकता है। हालांकि यहाँ हरकत करना सुविधाजनक कन्वीनियंट नहीं था, और तो और उनके पीछे एक संप्रदाय सेक्ट था। अगर उसके हाथ पैर साफ क्लीन नहीं होते तो ये बहुत संभव था कि वह बूढ़े आदमी और छोटी यू को फंसा इम्प्लिकेट देगा। उसे एक अच्छी योजना प्लान बनानी होगी। मैं आप दोनों से विनती बेग करता हूँ, कृपया मेरे बच्चे के माता पिता को रिहा कर दे और हमारे परिवार को फिर से मिलने दें। बूढ़ा आदमी सोरों से भर चोक्ड विद सॉब्स गया था। वह बिस्तर पर घुटने टेक कर बार बार माथा टेकने काउट आउट लगा। ये बूढ़ा आदमी इतना शोरगुल कर रहा है कि लोगों को गुस्सा आ रहा है। लाल मेघ संप्रदाय के खेती करने वाले ने कोसा कर्स्ट। वह भागकर हमला अटैक करने ही वाला था। जीवप्ती त्रिपाठी ने एक कदम आगे बढ़ाया और उसके सामने खड़ा हो गया। लड़के, तुम कौन हो? लाल मेघ संप्रदाय के खेती करने वाले ने जीवप्ती त्रिपाठी को घूर कर देखा। वह लंबे समय से यह सवाल पूछना चाहता था, लेकिन बूढ़ा आदमी इतना शोर कर रहा था कि वह अपना मुंह नहीं खोल सका। जीवप्ती त्रिपाठी मुस्कुराया और बार बार झुका, बाउट, मैं इस परिवार का एक दूर का रिश्तेदार डिस्टेंट रिलेटिव हूँ। एक दूर का रिश्तेदार। उस आदमी ने जीवप्ती त्रिपाठी को संदेह सस्पिशियसली से देखा और ध्यान से नहीं पूछा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जीवप्ती त्रिपाठी ने जल्दी से जवाब दिया, बाहर मेरा व्यवसाय बिजनेस कम डिक्लाइन हो गया है। मैं यहाँ शरण शेल्टर लेने आया था, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि मेरे चाचा और चाची अंकल एंड आंट को आप दोनों पहले ही मेघ द्वीप ले जा चुके हैं। ये वास्तव में आश्चर्यजनक सरप्राइजिंग है। मैंने लाल मेघ संप्रदाय की लंबे समय से प्रशंसा एडमायर्ड की है और हमेशा आपका शिष्य डिसाइपल बनना चाहता था, लेकिन मुझे कभी कोई रास्ता नहीं मिला। आज मैं आप दोनों से मिलने में सक्षम हूँ। ये वास्तव में आसमान का आशीर्वाद ब्लेसिंग फ्रॉम द हेवेंस है। क्या आप दोनों मुझे मेघ द्वीप ले जा सकते हैं? जीवप्ती त्रिपाठी की आवाज विनम्र हम्बल थी। बोलते समय वह घबराया, नर्वस हुआ और आशावान एक्सपेक्टेंट लग रहा था। उसने ये भी व्यक्त किया कि वह उनसे मिलने के लिए लंबे समय से उत्सुक लुकिंग फॉरवर्ड था। मेघ द्वीप के दोनों खेती करने वाले हक्के बक्के स्टन रह गए। यह वास्तव में कोई ऐसा है जिसने पहल इनिशिएटिव करके हमारे द्वीप पर जाने के लिए कहा है? क्या ये लड़का पागल क्रेजी है या बेवकूफ स्टूपिड? उन दोनों ने एक अजीब अभिव्यक्ति स्ट्रेंज एक्सप्रेशन के साथ जीवप्ती त्रिपाठी को देखा और जवाब नहीं दिया। जीवप्ती त्रिपाठी और भी अशांत अनईजी हो गया। आप दोनों, मैं आज ही समुद्री शहर पहुंचा हूँ। मेरा पैसा थोड़ा तंग टाइट है, लेकिन आप दोनों निश्चिंत रेस्ट एश्योर्ड
रह सकते हैं कि अगर मैं लाल मेघ संप्रदाय में प्रवेश कर सका तो मैं निश्चित रूप से अपने भाई ब्रदर की भक्ति फिलियल पायटी का प्रतिफल रीपे दूंगा। क्या वह हमें रिश्वत ब्राइब देने की कोशिश कर रहा है? मेघद्वीप के दोनों खेती करने वालों ने एक दूसरे को देखा और अचानक महसूस किया कि उनका दिमाग ब्रेन्स काफी नहीं है। उन्होंने इतने सारे लोगों को पकड़ा था और सभी प्रकार के लोगों को देखा था। आज वे इस मूर्ख इडियट की प्रतिक्रिया से मिले। ये बस अद्भुत अमेजिंग था। हालांकि ये पता चला कि वह अभी अभी आया था, उसे पहले कह देना चाहिए था। उन्हें आप जैसे लोगों को धमकाना बुली पसंद था जो अभी अभी समुद्री शहर पहुंचे थे। जीवप्ती त्रिपाठी उन्हें घबराहट से देख रहा था। अपने दिल में वह बड़बड़ा मटरिंग रहा था। हालांकि वह नहीं जानता था कि मेघद्वीप ने इन सामान्य लोगों को क्यों पकड़ा था। वह बूढ़े आदमी और उसके पोते को मुश्किल से बाहर निकालने के लिए केवल इस तरीके का उपयोग कर सकता था। यहाँ तक कि बूढ़े आदमी और छोटी लड़की को भी पकड़ा गया था। उनके पास उसे एक मजबूत आदमी स्ट्रॉन्ग मैन को जाने देने का कोई कारण नहीं था। निश्चित रूप से दोनों खेती करने वालों ने एक दूसरे को देर तक घूरने के बाद वे अचानक हंस पड़े। उन्होंने स्नेह अफेक्शनेटली से जीवप्ती त्रिपाठी के कंधे पर थपथपाया और कहा, अच्छा अच्छा अच्छा, जब तुम्हारे पास लाल मेघ संप्रदाय में प्रवेश करने का दिल है तो हम तुम्हें रोकने का दिल कैसे रख सकते हैं? अच्छा अच्छा युवा आदमी यंग मैन, तुम्हारे पास एक अजीब हड्डी संरचना स्ट्रेंज बोन स्ट्रक्चर है और तुम काफी बुद्धिमान स्मार्ट दिखते हो। तुम एक मार्शल आर्ट प्रतिभा मार्शल आर्ट्स जीनियस जरूर होगे। भविष्य में अगर तुम्हारा असाधारण उत्थान मीटियोरिक राइज होता है तो हमारे भाई की सिफारिश रेकमेंडेशन को मत भूलना। मैं नहीं भूलूंगा, बेशक मैं नहीं भूलूंगा। उन तीनों ने एक दूसरे को देखा और हंस पड़े। लाल मेघ संप्रदाय के दोनों खेती करने वालों ने चुपके से जीवप्ती त्रिपाठी को मूर्ख कहा। जीवप्ती त्रिपाठी ने सोचा कि वे दोनों मूर्ख थे। बूढ़ा आदमी और उसका पोता बिस्तर पर कांप रहे थे। काफी देर बाद जीवप्ती त्रिपाठी हंसना बंद कर दिया और कहा, आप दोनों देखिए, क्या मेरे लिए लाल मेघ संप्रदाय में प्रवेश करना काफी नहीं है? अगर बूढ़े आदमी और युवा आदमी को साथ लाया गया तो ये परेशानी ट्रबलसम होगी। ये सवाल था जिसके बारे में जीवप्ती त्रिपाठी सबसे ज्यादा घबराया हुआ था। अगर वे बूढ़े आदमी और उसके पोते को जाने देने के लिए तैयार नहीं होते तो जीवप्ती त्रिपाठी उन्हें यही मार सकता था। इससे पहले उसने इतना बकवास नॉनसेंस किया था। वह केवल ये सवाल पूछना चाहता था और कुछ नहीं। हालांकि जीवप्ती त्रिपाठी जाहिर तौर पर बहुत ज्यादा सोच रहा था। वे यहाँ लोगों को पकड़ने आए थे क्योंकि लाल मेघ संप्रदाय में एक काम था जिसे सामान्य लोग कर सकते थे। चाहे वह आदमी हो या औरत, बूढ़ा हो या जवान, जब तक वह एक इंसान था तब तक ठीक था। अब जब उन्होंने जीवप्ती त्रिपाठी को पकड़ा था तो वे बूढ़े आदमी और युवा आदमी को स्वाभाविक रूप से साथ नहीं लाना चाहते थे। कहीं उबड़ खाबड़ बम्पी रास्ते में उनकी मृत्यु न हो जाए तो वे बुरी किस्मत बैड लक से दूषित कंटामिनेटेड हो जाएंगे। ये सुनकर उन्होंने सिर हिलाया और कहा, ठीक है, तुमने जो कहा वह सही है। हम उन्हें फिर से मिलाने के लिए लाना चाहते थे, लेकिन हमने नहीं सोचा कि तुम्हारे परिवार का बुरा आदमी हमारी दया की सराहना नहीं करेगा और हमारी अच्छी नीयत को बर्बाद वेस्ट कर देगा। मैं बूढ़ा हूँ भाइयों, कृपया मुझे माफ फॉरगिव करें। जीवप्ती त्रिपाठी मुस्कुराया, चूंकि तुमने लाल मेघ संप्रदाय में प्रवेश करने का फैसला कर लिया है इसलिए खोना लूज का कोई समय नहीं है। चलो अब चलते हैं। लाल मेघ संप्रदाय के दोनों खेती करने वालों ने अपना काम पूरा कर लिया था। वे इस छोटे और घुटन भरे स्टफी कमरे को छोड़ने का इंतजार वेट नहीं कर सकते थे। आप दोनों कृपया एक पल के लिए बाहर इंतजार करें। मैं अपने दादाजी और अपनी बहन को विदा से गुड बाय कहूंगा। जल्दी करो। उन दोनों ने उस पर संदेह डाउट नहीं किया और बाहर इंतजार करने चले गए। उनके जाने के बाद जीवप्ती त्रिपाठी धीरे धीरे बिस्तर के किनारे गया। उसने कांपते हुए दादा और पोते को देखा। बूढ़ा आदमी एक समझदार श्रूड व्यक्ति था। जब जीवप्ती त्रिपाठी और लाल मेघ संप्रदाय के खेती करने वाला बकवास कर रहे थे तो उसने एक आवाज करने की हिम्मत नहीं की। उसे डर था कि वह खुद को बेनकाब गिव हिमसेल्फ अवे कर देगा। अब तक उसने कांपती आवाज में कहा, छोटे भाई तुम ये क्यों कर रहे हो? लाल मेघ संप्रदाय वह जगह नहीं है जहां लोग जा सकें। जीवप्ती त्रिपाठी मुस्कुराया, बूढ़े आदमी तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। मेरी अपनी योजनाएं हैं, मत भूलना। क्या मैं भी एक खेती करने वाला हूँ? बूढ़े आदमी की धुंधली आंखें एक रोशनी लाइट के निशान से चमक उठी। तभी उसे थोड़ी राहत रिलीव्ड महसूस हुई। जीवप्ती त्रिपाठी ने अपना हाथ अपनी जेब में डाला। उसने मरे हुए लोगों डेड पीपल से मिला सारा पैसा निकाला और बूढ़े आदमी के हाथ में रख दिया। उसने गंभीरता सोलमली से कहा, कल सुबह छोटी यू के साथ समुद्री शहर छोड़ देना। जितना दूर जा सको उतना दूर जाओ, अब यहाँ मत रुकना। ये कहने के बाद जीवप्ती त्रिपाठी ने छोटी यू के सिर को छुआ और जाने के लिए मुड़ गया। बूढ़े आदमी ने बाहर पैरों की आवाज धीरे धीरे फीकी फेडेड पड़ने तक इंतजार किया। फिर उसने कांपते हाथों से उन चीजों को देखा जो जीवप्ती त्रिपाठी ने उसे दी थी। ये 1 दर्जन से ज्यादा बैंकनोट्स थे। बूढ़े आदमी के आंसू टीयर्स बहने लगे क्योंकि उसने छोटी यू को खींचकर बिस्तर पर घुटने टेकने नील के लिए कहा। छोटी यू, लोगों को उपकार चुकाना जानना चाहिए।
इस बड़े भाई का चेहरा याद रखना। अगर तुम्हें उसे फिर से देखने का मौका मिले, भले ही तुम एक दास, स्लेव या एक नौकर, सर्वेंट हो, तुम्हें उसे चुकाना होगा। क्या तुम समझती हो? बूढ़े आदमी ने गंभीरता से कहा। छोटी यू ने धीरे से सिर हिलाया। उसके युवा चेहरे पर अब डर नहीं दिखा, केवल शांति, कामनेस ही बची थी। कमरे के बाहर जीवक्ति त्रिपाठी लाल मेघ संप्रदाय के दोनों खेती करने वालों के पीछे पीछे गया और दूर चला गया। जीवक्ति त्रिपाठी एक अवसर ढूंढना चाहता था कि उन दोनों को मार दे, लेकिन इससे पहले कि वह ऐसा कर पाता, उसने पाया कि स्थिति का विकास, डेवलपमेंट ऑफ द सिचुएशन, उसकी अपेक्षाओं, एक्सपेक्टेशंस से परे था। आज रात लाल मेघ संप्रदाय के खेती करने वाले केवल वे दोनों नहीं थे, बल्कि 20 से ज्यादा लोग थे। उनमें से यहाँ तक कि एक जीवन शक्ति विशेषज्ञ, युआनची एक्सपर्ट भी था। जीवक्ति त्रिपाठी ने कोई हरकत नहीं की। जीवन शक्ति विशेषज्ञ के यहाँ होने पर अगर वह हरकत करता तो वह मौत को दावत, कॉटिंग डेथ दे रहा होता। ये जीवन शक्ति विशेषज्ञ रमेश कुमार पाल, जैंगडिंग के जंगली लोमड़ी ध्यान, वाइल्ड फॉक्स ज़ेन जैसा नहीं था। इसके अलावा कुछ दिन पहले रमेश कुमार पाल के साथ लड़ाई के दौरान जीवक्ति त्रिपाठी जीता था, क्योंकि उसका पलड़ा भारी, हैड द अपर हैंड था। अब जब चीजें इस बिंदु तक विकसित हो गई थी, तो जीवक्ति त्रिपाठी घबराया नहीं। लाल मेघ संप्रदाय के खेती करने वाले की आंखों में वह सिर्फ एक सामान्य व्यक्ति था। यह उसका फायदा, एडवांटेज था। जब तक वह एक अवसर, अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकता है, वह भाग, एस्केप सकता है। और अवसरों को हमेशा धैर्य, पेशेंस की आवश्यकता होती है। लाल मेघ संप्रदाय के दोनों खेती करने वाले जीवक्ति त्रिपाठी को समुद्र तट पर एक 3 मस्तूलों वाले जहाज, 3 मास्टेड शिप पर लाए। उन्होंने अब उसकी परवाह नहीं की। उनके पिछले मिलनसार रवैये, एमिएबल एटीट्यूड को एक व्यंग्य, स्नेह से बदल दिया गया था। उनके व्यंग्य में उपहास, रिडिक्यूल का एक स्पष्ट अर्थ था, जैसे कि वे कह रहे हों कि वह एक समुद्री डाकू जहाज पायरेट शिप पर चढ़ गया है। जीवक्ति त्रिपाठी ने इसकी परवाह नहीं की। समय बीतने के साथ अधिक से अधिक लोगों को बड़े जहाज पर लाया गया। उनमें से कुछ फूट फूट कर रो, क्राइंग बिटरली रहे थे, कुछ कोस, कर्सिंग रहे थे, कुछ भी बेगिंग मांग रहे थे, लेकिन जहाज पर लाल मेघ संप्रदाय के लोगों ने उन्हें नजरअंदाज कर दिया, जैसे कि यह एक सामान्य घटना, कॉमन अकरेंस थी। ये लोग पुरुष और महिलाएं थे। उनमें से ज्यादातर भिखारी, बेगर्स और खानाबदोश, वेग्रेंट्स थे। कुछ ऐसे भी थे जो मछुआरों की तरह कपड़े पहने हुए थे। कोई भव्य, गॉर्जियस लोग नहीं थे। दूसरे शब्दों में, लाल मेघ संप्रदाय का निशाना, टारगेट्स, गरीब लोग, पुअर पीपल थे। क्योंकि गरीब लोगों को धमकाया, बुलीड जाता था, उनके पास विरोध करने का कोई रास्ता नहीं था। सुबह होने तक लाल मेघ संप्रदाय द्वारा पकड़े गए लोगों की संख्या 30 से अधिक हो गई थी। वे मार्शल कलाकार, मार्शल आर्टिस्ट्स भी जल्दी से वापस, हरिबली रश्ड बैक आ गए थे। जहाज पर विशेषज्ञों, एक्सपर्ट्स के आदेश के तहत जहाज सूर्योदय से पहले पाल सेट सेल स्थापित कर दिया गया और समुद्र की ओर चल सेट सेल पड़ा। ओम मार्शल शिखर अध्याय 173। ओम लहरें उमड़ और घूम रही थीं। जहाज समुद्र को चीरता हुआ दूर तक लगातार जा रहा था। 30 से अधिक पकड़े गए लोगों ने धीरे धीरे रोना और कोसना बंद कर दिया। भले ही वे अपने गले के टूटने तक चिल्लाते, बादल द्वीप का खेती करने वाला उन्हें कोई ध्यान नहीं देता। इसके बजाय उन्हें पीटा जाता। खेती करने वाला बहुत सावधान था। वह उन्हें तभी तक पीटता जब तक वे अपने माता पिता के लिए नहीं रोते, लेकिन उनकी मांसपेशियों या हड्डियों को चोट नहीं पहुंचाता। जीवक्ति त्रिपाठी देख के एक कोने में बैठा सब कुछ ठंडे दिमाग से देख रहा था। उसकी स्वतंत्रता किसी ने प्रतिबंधित नहीं की थी। उसने न तो चिल्लाया और न ही किसी का ध्यान आकर्षित किया। जहाज 1 घंटे से चल रहा था और सागर नगर से लगभग 100 मील दूर था। जीवक्ति त्रिपाठी चुपचाप जहाज पर मौजूद जीवन शक्ति विशेषज्ञ की हरकतों का अवलोकन कर रहा था। वह इस बारे में सोच रहा था कि अगर वह जहाज से कूदकर भाग जाए तो उसके बचने की कितनी संभावना होगी। शक्तिवर्धन चरण में अपनी ताकत के साथ उसे डूबने की चिंता नहीं थी। जीवक्ति त्रिपाठी को डर था कि जीवन शक्ति विशेषज्ञ जहाज से कूदकर उसका पीछा करेगा। जैसे ही वह हिचकिचा रहा था, एक बूढ़ा मछुआरा जिसे पकड़ा गया था जीवक्ति त्रिपाठी के उससे पहले ही, जीवक्ति त्रिपाठी की अनभिज्ञता का फायदा उठाकर जहाज से कूद गया। एक हल्की सी छपछपाहट के साथ 30 से अधिक पकड़े गए लोग उत्साहित हो गए और जहाज के किनारे की ओर भागे। वे बूढ़े मछुआरे के नक्शे कदम पर चलकर जहाज से कूदकर भागना चाहते थे। बादल द्वीप के खेती करने वाले ने उन्हें नहीं रोका। उसने बस तिरछी मुस्कान के साथ उनकी ओर देखा। जीवक्ति त्रिपाठी को लगा कि कुछ ठीक नहीं है। उन्होंने इन साधारण लोगों को पकड़ने में बहुत प्रयास किया था। उन्हें इतनी आसानी से जाने देने का कोई कारण नहीं था। अचानक नीचे से एक चीख सुनाई दी। ये सुनकर रोंगटे खड़े हो गए। यह उस बूढ़े मछुआरे की आवाज थी जो अभी अभी जहाज से कूदा था। इस आवाज को सुनकर जो लोग जहाज के किनारे भागे थे, वे अचानक रुक गए और समुद्र की ओर देखने लगे। क्या हुआ? क्या हुआ? नीचे कोई दानव जानवर है। जहाज के नीचे कोई नरभक्षी दानव जानवर है। साधारण लोग दहशत में चिल्लाए। वे सभी अपनी जगह पर जम गए थे। उनमें कूदने की हिम्मत नहीं थी। जहाज पर लाल बादल संप्रदाय का एक खेती करने वाला तिरछी मुस्कान के साथ भीड़ को देखकर बोला, क्या तुम जानना चाहते हो कि नीचे क्या है?
साधारण लोगों के जवाब देने का इंतजार किए बिना उसने बगल से एक मशाल ली और उसे समुद्र में फेंक दिया। क्षणिक रोशनी का फायदा उठाकर कई लोगों ने एक अत्यंत भयावह दृश्य देखा। समुद्र की सतह पर खून का एक जमावड़ा था। पहले वाला बूढ़ा मछुआरा पहले ही कई टुकड़ों में फट चुका था। समुद्र के नीचे कुछ भयानक और डरावने मछली जानवर आगे पीछे भाग रहे थे, बड़े जहाज का पीछा कर रहे थे। वे बूढ़े मछुआरे के शरीर को बड़े बड़े कौर में फाड़ रहे थे। लाल बादल संप्रदाय की खेती करने वाले ने तिरछी मुस्कान के साथ कहा, जहाज से कूदने का यही नतीजा है। कई लोगों ने वहीं पर उल्टी कर दी। वे सभी साधारण लोग थे। उन्होंने ऐसा खूनी और घिनौना दृश्य पहले कब देखा था। जीवप्ती त्रिपाठी को अपने दिल में ठंडक महसूस हुई। वह जानता था कि अब वह जहाज से कूदकर भागने के बारे में नहीं सोच सकता। जो चीज जहाज का पीछा कर रही थी वह निश्चित रूप से समुद्र से आया एक दानव जानवर था। यह शायद बादल द्वीप द्वारा पाला गया था। पानी में दानव जानवर राजा होता है। शक्तिवर्धन चरण का खेती करने वाला होने के नाते उसके पास उनसे भागने का कोई मौका नहीं था। लाल बादल संप्रदाय के खेती करने वाले ने चिल्लाकर कहा, तुम सब मेरी बात सुनो। उसकी आंखें बिजली की तरह चिमकी। उसने भीड़ पर अपनी नजरें घुमाई। अगर तुम मरना नहीं चाहते हो तो आज्ञाकारी बनकर जहाज पर ही रहो। 2 घंटे में हम बादल द्वीप पहुंच जाएंगे। यह मत सोचो कि तुम्हें पकड़ना यातना है। यह मेरे लाल बादल संप्रदाय की तरफ से तुम्हारे लिए एक अवसर है। जब तुम द्वीप पर पहुंचोगे तो तुम अंतहीन स्वादिष्ट भोजन का आनंद लोगे और अंतहीन रेशम और साटन पहनोगे। जब तक तुम मेरे लाल बादल संप्रदाय की परीक्षा पास कर लेते हो तुम मेरे शिष्य बन जाओगे। अब से तुम ऐसे खेती करने वाले बन सकते हो जो चांद को बुला सकता है और सितारों को तोड़ सकता है। डर के मारे सब चुप रहे। वे जाहिर तौर पर उसकी बातों पर विश्वास नहीं कर रहे थे। लाल बादल संप्रदाय का खेती करने वाला ज्यादा बातूनी नहीं था। उसने सिर्फ उन्हें धमकाया और फिर अपना मुंह बंद कर लिया। हालांकि अभी अभी जो हुआ था उसके बाद अब पकड़े गए साधारण लोगों ने आवाज निकालने की हिम्मत नहीं की। उन्होंने भागने के बारे में सोचना भी बंद कर दिया। जहाज के नीचे नरभक्षी दानव जानवर थे। उनमें अभी भी साहस कैसे हो सकता था। बड़ा जहाज आगे बढ़ता रहा। 2 घंटे बाद जीवप्ती त्रिपाठी ने किसी को ये कहते हुए सुना, हम घर आ गए। अयो, मैं बहुत थक गया हूँ। हमें महीने में एक बार बाहर आना पड़ता है। आपको क्यों लगता है कि इन लोगों का जीवन इतना छोटा है? वे साधारण लोग हैं। भले ही वे अपना ख्याल रखें, वे लंबे समय तक नहीं टिक सकते। शश, और मत कहो। अगर वे सुनेंगे तो घबरा जाएंगे। जीवप्ती त्रिपाठी ने अपनी आंखें खोली और आगे देखा तो उन्हें कुछ ही दूरी पर एक द्वीप की रूपरेखा दिखाई दी। ये द्वीप छोटा नहीं था। जीवप्ती त्रिपाठी ने अनुमान लगाया कि ये सागर नगर से 4 या 5 गुना बड़ा होगा। हालांकि इस द्वीप ने उसे एक बहुत ही अजीब एहसास दिया। उसकी दृष्टि अब असाधारण थी, इसलिए पहली नज़र में द्वीप का बायां आधा हिस्सा दाएं आधे हिस्से से अलग लग रहा था। दाएं तरफ का प्रायद्वीप धुंध की एक परत से ढका हुआ लग रहा था, जिससे उसे साफ देखना मुश्किल हो रहा था, और वह ये नहीं समझ पाया कि यह किस तरह का रहस्य था। बड़े जहाज की दिशा प्रायद्वीप के बाईं ओर जा रही थी। काफी देर बाद बड़ा जहाज धीरे धीरे धीमा हो गया और आखिरकार किनारे पर पहुंच गया। बादल द्वीप के एक शिष्य ने देख से एक रस्सी की सीढ़ी नीचे की और कांपते हुए साधारण लोगों को पुकारा, सभी जहाज से नीचे उतरे। हालांकि 30 या उससे अधिक लोग डरे हुए थे, फिर भी वे व्यवस्थित तरीके से जहाज से कूद गए। जैसे ही वे जमीन पर उतरे, कई लोगों के पैर कांप गए और वे जमीन पर गिर पड़े। वे सच में जहाज के नीचे के उन नरभक्षी दानव जानवरों से डरे हुए थे। उनमें से कई मछुआरे थे। हालांकि इतने सालों तक मछली पकड़ने के बाद भी उनका सामना कभी ऐसे दानव जानवर से नहीं हुआ था। जहाज पर मौजूद एकमात्र जीवन शक्ति विशेषज्ञ ने 2 शिष्यों से कहा, तुम दोनों इन लोगों को व्यवस्थित होने में मदद करो। जी गुरु भाई, दोनों शिष्यों ने सम्मानपूर्वक उत्तर दिया। ये वही 2 लोग थे जिन्होंने पहले जीवप्ती त्रिपाठी को पकड़ा था। चलो चले, मैं तुम्हें खाने पीने के लिए ले चलता हूँ। बादल द्वीप के 2 खेती करने वालों ने इन साधारण लोगों के लिए चीजें मुश्किल नहीं की। उन्होंने उन्हें भेड़ों की तरह आगे बढ़ाया। जीवप्ती त्रिपाठी जानबूझकर समूह के अंत में रहा। चेहरे पर मुस्कान के साथ उसने पूछा, 2 वरिष्ठ भाइयों, हम संप्रदाय में कब शामिल होंगे? उनमें से एक ने जीवप्ती त्रिपाठी पर तिरछी मुस्कान के साथ कहा, कौन है तुम्हारा भाई? हालांकि दूसरा भी अधीर था, फिर भी उसने समझाया, चिंता मत करो। जब हम जहाज पर थे तब तुमने नहीं सुना। जब तक तुम बादल संप्रदाय की परीक्षा पास कर लेते हो तुम एक शिष्य बन सकते हो और मार्शल आर्ट्स का अभ्यास करने के लिए संप्रदाय में प्रवेश कर सकते हो। तो परीक्षा क्या है? जीवप्ती त्रिपाठी ने पूछना जारी रखा। एक परीक्षा ही, यह एक बहुत ही सरल परीक्षा है। तुम्हें बस कुछ चीजें चुननी है। ज्यादा मत पूछो, समय आने पर तुम्हें पता चल जाएगा। उस व्यक्ति ने देखा कि जीवप्ती त्रिपाठी को धोखा देना आसान है। उसने उसके कंधे पर थपथपाया और कहा, जब तक तुम काफी बुद्धिमान हो हमारे पास हमेशा भाई बनने का अवसर होगा। तुम अभी अभी बादल द्वीप पर आए हो, इसलिए तुम्हें किसी भी चीज के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। हर दिन तुम्हें स्वादिष्ट भोजन परोसा जाएगा। जब समय आएगा तो कोई तुम्हें स्वाभाविक रूप से सूचित करेगा। ओह, जीवप्ती त्रिपाठी ज्यादा पूछताछ नहीं कर सका और हार माननी पड़ी। हालांकि बादल द्वीप वास्तव में खेती करने के लिए एक अच्छी जगह थी।
यहाँ की स्वर्ग और पृथ्वी ऊर्जा आसमानी मीनार की तुलना में कहीं अधिक मजबूत थी। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि समुद्र के किनारे के संप्रदायों को द्वीपों पर अपने संप्रदायों की स्थापना करना और खेती के लिए उस पर कब्जा करना पसंद था। जीवन एक लाभ था। इसके अलावा कई द्वीपों में विशेष खजाने थे जो मुख्य भूमि पर नहीं मिल सकते थे। शायद बादल द्वीप के सुंदर दृश्यों के कारण पकड़े गए साधारण लोग बहुत शांत हो गए। चलते चलते उन्होंने अपने आसपास के दृश्यों की ओर इशारा किया। बादल द्वीप के 2 शिष्यों में से एक ने उन्हें याद दिलाया, द्वीप पर इधर उधर मत दौड़ो, यहाँ भी नरभक्षी दानव जानवर है। अगर तुम इधर उधर दौड़ोगे तो तुम्हारा कोई शव नहीं बचेगा। साधारण लोगों के लिए एक दानव जानवर कोई निवारक नहीं था, लेकिन जब बात नरभक्षी दानव जानवरों की आती थी तो ये बिल्कुल डरावना था। जरूर। ये सुनने के बाद कई लोग चुप हो गए। उन्हें उस बूढ़े मछुआरे का भाग्य याद आया जो नाव से कूदा था। द्वीप के रास्ते का अनुसरण करते हुए वे लगभग 1 घंटे तक चले, इससे पहले कि वे अपने गंतव्य पर पहुंचे। लाल बादल संप्रदाय का एक और शिष्य उनसे मिलने आया। उसने 30 या उससे अधिक साधारण लोगों को एक विशाल आंगन में ले गया और मुस्कान के साथ कहा, भाइयों, तुमने कड़ी मेहनत की है। आज रात की फसल बुरी नहीं थी। बुरी नहीं, हमें कुछ महीने पहले की तुलना में अधिक लोग मिले। ये लोग छोटे भाई के प्रबंधन में रहेंगे। भाई निश्चिंत रहें। कुछ लोगों ने कुछ शब्द कहे। लाल बादल संप्रदाय के 2 मार्शल आर्टिस्ट तब चले गए। उनके जाने के बाद बादल संप्रदाय का खेती करने वाला जो उनसे मिलने का प्रभारी था, उसने अपना हाथ हिलाया और कहा, मेरे पीछे आओ। आंगन में प्रवेश करने के बाद जीवक्ति त्रिपाठी ने चारों ओर देखा। उसने पाया कि चारों ओर दीवारें थीं जो कुछ मील के क्षेत्र को कवर करती थीं। अंदर छोटे छोटे घर थे और ऐसा लगता था कि उनमें से प्रत्येक में केवल एक व्यक्ति ही रह सकता था। 30 या उससे अधिक साधारण लोगों को इन छोटे घरों में रहने के लिए व्यवस्थित किया गया था। जीवक्ति त्रिपाठी भी इन घरों में से एक में अकेले रहता था। घर में साज सज्जा को शानदार नहीं कहा जा सकता था, लेकिन कम से कम ये बुरा नहीं था। वहां बिस्तर और करीने से मुड़े हुए कंबल थे। लाल बादल संप्रदाय के खेती करने वाले ने चेतावनी दी, अब से तुम सब यही रहोगे। तुम्हें किसी भी चीज के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। तुम्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। दिन में 3 भोजन तुम्हें दिए जाएंगे। तुम्हारा एकमात्र काम अब खाना और अच्छी तरह से सोना है। अपने शरीर का ख्याल रखो और मेरे लाल बादल संप्रदाय के तुम्हें परीक्षा देने का इंतजार करो। इस वाक्य को सुनकर जीवक्ति त्रिपाठी खुद को सुअ पालने के बारे में सोचने से नहीं रोक सका। उसे विश्वास नहीं था कि बादल संप्रदाय ने साधारण लोगों को जीवन का आनंद लेने के लिए पकड़ा था। सुअ पालने के लिए भी यही होता था। वे खाते और अच्छी तरह से सोते थे और जब समय आता था तो वे उनका वध कर देते थे। बादल संप्रदाय क्या करने की कोशिश कर रहा था? जीवक्ति त्रिपाठी वास्तव में भ्रमित था। हालांकि जीवक्ति त्रिपाठी अब भाग नहीं सकता था। आखिरकार ये बादल संप्रदाय का द्वीप था। जब तक वह सुरक्षित रूप से एक जहाज नहीं पा सकता, और यह उस तरह का जहाज होना चाहिए जो दानव जानवर के हमले का सामना कर सके। चूंकि वह पहले ही यहाँ आ चुका था, इसलिए वह यथासंभव सबसे अच्छा करेगा। जीवक्ति त्रिपाठी ने अपने दिल का बोझ नीचे रखा और खेती करने के लिए बिस्तर पर आलती पालती मारकर बैठ गया। अगले दिन किसी ने वास्तव में स्वादिष्ट भोजन भेजा। भोजन उत्तम और समृद्ध था। पहली नजर में कोई भी देख सकता था कि इसे सावधानीपूर्वक तैयार किया गया था। इसमें एक हल्की सी औषधीय खुशबू भी थी। यह औषधीय आहार होना चाहिए। जीवक्ति त्रिपाठी ने तुरंत नहीं खाया। इसके बजाय उसने लंबे समय तक इंतजार किया। ये देखकर कि अन्य लोग खाने के बाद ठीक थे, उसने अपनी चॉपस्टिक उठा ली। भोजन समाप्त करने के बाद साधारण लोगों ने ताजगी महसूस की और जीवक्ति त्रिपाठी ने भी। हालांकि भोजन में बहुत अधिक औषधीय सामग्री नहीं थी, वे सभी ऐसी चीजें थीं जो शरीर को मजबूत कर सकती थी और रक्त की जीवन शक्ति में मदद कर सकती थी। यदि लंबे समय तक उपयोग किया जाता है तो एक साधारण व्यक्ति भी लंबा जीवन जी सकता है। कई दिनों तक ऐसा ही रहा। इस समय पकड़े गए लोगों को अब कोई शिकायत नहीं थी। उन्होंने पूरी तरह से विश्वास किया कि बादल संप्रदाय का खेती करने वाला उन्हें जीवन का आनंद लेने के लिए यहाँ लाया था। ये सभी गरीब लोग थे। उन्हें ऐसा व्यवहार कब मिला था? हर भोजन स्वादिष्ट चीजों से भरा होता था। उनमें से हर कोई इतना खुश था कि वे अपना घर भूल गए। हालांकि औषधीय आहार के अलावा पकड़े गए लोगों को हर दिन एक तरह का घास का रस पीना पड़ता था। ये रस बहुत कड़वा था, लेकिन ये शरीर के लिए भी अच्छा था और इसका कोई नुकसान नहीं था। दिन ब दिन वे गरीब लोग वास्तव में बहुत मांसपेशी वाले हो गए। वे अच्छे मूड में थे और उन्हें भोजन के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं थी। उन्हें लगा कि यह स्वर्ग है। इसके अलावा उनके आवागमन पर अधिक प्रतिबंध नहीं थे। बड़े आंगन को छोड़ने में सक्षम न होने के अलावा वे जहां चाहे जा सकते थे। मेमो ओम मार्शल शिखर अध्याय 174 ओम। इन दिनों जीवक्ति त्रिपाठी का जीवन शांत माना जा सकता था। रात में कुछ बार चुपके से बाहर निकलने के अलावा उसने और कुछ नहीं किया। इस जगह की रखवाली करने वाला व्यक्ति केवल शक्तिवर्धन चरण का खेती करने वाला था, इसलिए वह जीवक्ति त्रिपाठी का कोई निशान नहीं ढूंढ पाया। कई पूछताछ के बाद जीवक्ति त्रिपाठी ने पता लगाया कि उसके आंगन के अलावा कई और समान आंगन थे। वहां भी कई साधारण लोग थे जिन्हें पकड़ा गया था। हालांकि वे उसके आंगन के साधारण लोगों से बहुत अलग थे।
उनमें से कई थके हारे और कमजोर दिख रहे थे। भले ही उन्हें हर दिन उसी स्वादिष्ट भोजन से पोषित किया जाता था, फिर भी उनकी जीवन शक्ति को बहाल करना मुश्किल था। बूढ़े दानव ने इन लोगों में असामान्य होने का एक निशान महसूस किया। कमोबेश उनमें से प्रत्येक में दानवी शक्ति का एक निशान था। ये दानवी शक्ति वह नहीं थी जिसे उन्होंने खेती किया था, बल्कि कुछ ऐसा था जिससे वे गलती से दूषित हो गए थे। यही दानवी शक्ति उनके जीवन को खा रही थी। इस जानकारी को जानने के बाद जीवती त्रिपाठी को लाल बादल संप्रदाय की हरकतों के बारे में कुछ अनुमान था, लेकिन वह बहुत निश्चित होने की हिम्मत नहीं कर पाया। लाल बादल संप्रदाय द्वारा पकड़े जाने और लाए जाने के आधे महीने बाद जीवती त्रिपाठी और साधारण लोगों के पास खाने और सोने के अलावा एक और कार्य था। वह था लाल बादल संप्रदाय के एक शिष्य को औषधीय जड़ी बूटियों के बारे में समझाते हुए सुनना। सभी को एक पुस्तिका दी गई थी। पुस्तिका सभी प्रकार के स्वर्गीय खजानों के चित्रों और विवरणों से भरी थी, साथ ही उन्हें कैसे काटें। लाल बादल संप्रदाय का शिष्य हर दिन 2 घंटे तक समझाता था। जीवती त्रिपाठी सीखने के लिए बहुत गंभीर था। इस तरह के ज्ञान का उपयोग कभी भी किया जा सकता था। ये व्याख्या आधे महीने तक चली। जीवती त्रिपाठी को लाल बादल संप्रदाय में आए हुए 1 महीना हो चुका था। इस महीने के दौरान वह गुप्त रूप से खेती कर रहा था, जिसने उसे शक्तिवर्धन के दूसरे चरण में तोड़ने की अनुमति दी थी। उसने कोई गोली नहीं ली थी और न ही कोई अमृत रस अवशोषित किया था, फिर भी वह ऐसा परिणाम प्राप्त करने में सक्षम था। इससे ये देखा जा सकता था कि यहाँ की विश्व ऊर्जा कितनी समृद्ध थी। अगर उसकी मौजूदा स्थिति नहीं होती तो जीवती त्रिपाठी यहाँ रहकर खेती करके बहुत खुश होता। 1 महीने बाद सुबह सुबह लाल बादल संप्रदाय के शिष्य, जो इस आंगन की रखवाली के प्रभारी थे, ने सभी को बुलाया। वध करने का समय आ गया था। जीवती त्रिपाठी ने अपने दिल में सोचा। पहले मिले सुरागों के साथ मिलकर जीवती त्रिपाठी को यकीन था कि लाल बादल संप्रदाय इन साधारण लोगों को जड़ी बूटियां चुनने के लिए एक खतरनाक जगह पर ले जाना चाहता था। और यह जगह एक खतरनाक जगह थी जहां संप्रदाय के शिष्य भी प्रवेश करने को तैयार नहीं थे। जरूर, लाल बादल संप्रदाय के शिष्य ने स्पष्ट आवाज में कहा, देवियों और सज्जनों, लाल बादल संप्रदाय में 1 महीने तक आने के बाद आप सभी बहुत मजबूत हो गए हैं। यह मेरी संप्रदाय का आपके लिए उपहार है। लेकिन इस दुनिया में कोई मुफ्त भोजन नहीं है। यदि आप अभी भी ऐसा आरामदायक जीवन जीना चाहते हैं तो आपको मेरे लाल बादल संप्रदाय के लिए कुछ करना होगा। यह आपके लिए एक परीक्षा भी है। जब तक आप पास हो जाते हैं, आप यहाँ वापस आ सकते हैं और स्वतंत्र रूप से जीना जारी रख सकते हैं। लोगों के समूह में कुछ संदेह था। वे नहीं जानते थे कि वह किस बारे में बात कर रहा था। अब मेरे पीछे आओ, उसने ज्यादा नहीं कहा और समूह को बाहर ले गया। जिस रास्ते से वे बादल द्वीप पहुंचे थे उसका अनुसरण करते हुए पूरे 2 घंटे के बाद वे समुद्र तट पर पहुंचे, जहां एक बड़ा जहाज इंतजार कर रहा था। जीवती त्रिपाठी ने पता लगाया कि जहाज पर पहले से ही बहुत सारे लोग इकट्ठा हो चुके थे। वे वही लोग थे जिन्हें उसने रात में बाहर जाते समय देखा था। ये लोग सभी जहाज पर उकड़ू बैठे थे। उनमें से कई कांप रहे थे और उनके चेहरे डर से भरे थे। 30 से अधिक लोगों के जहाज पर चढ़ने के बाद जहाज पर 100 से अधिक साधारण लोग इकट्ठा हो गए थे। जब पहले चढ़े लोगों ने जीवती त्रिपाठी और अन्य लोगों को देखा तो उनकी आंखों में स्पष्ट सहानुभूति की भावना थी। जीवन शक्ति क्षेत्र तक पहुंच चुके एक मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने पूछा, क्या सब यहाँ है? सब यहाँ है। जहाज चलाओ। आदमी ने अपना हाथ हिलाया और जहाज धीरे धीरे चलना शुरू हो गया। इस समय एक डरी हुई आवाज गूंजी, मैं नहीं जाना चाहता, मैं उस शापित जगह पर नहीं जाना चाहता, मैं आपसे विनती करता हूँ कि मुझे जाने दो, मैं वहां कभी नहीं जाऊंगा। जैसे ही उसने बात की, वह बुरी तरह से चीखा। वह खड़ा हो गया और लाल बादल संप्रदाय के एक खेती करने वाले की ओर लड़खड़ाया। उसका चेहरा घबराहट से भरा था, लेकिन उसकी आंखें एक पागल दानव की तरह लाल थीं। जब वह लाल बादल संप्रदाय के खेती करने वाले के सामने पहुंचा तो उसने अपना मुंह खोला और उसे काट लिया। चिल्लाया, तुम मुझे मारना चाहते हो? मैं तुम्हें पहले मारूंगा। बूढ़े दानव की आवाज आई, इस व्यक्ति का दिमाग बुरी शक्ति ने निगल लिया है, वह पागल हो गया है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? ये स्पष्ट रूप से पहली बार नहीं था कि लाल बादल संप्रदाय के खेती करने वाले को ऐसी स्थिति का सामना करना पड़ा था। बिना पूछे ही उसने अपनी कमर से अपनी तलवार निकाली और उसे आदमी की छाती में घोंप दिया। फिर उसने अपना पैर घुमाया और आदमी को जहाज से लात मार दी। जहाज के नीचे एक दानव जानवर द्वारा एक शव को टुकड़े टुकड़े करने की आवाज आई। सबका दिल कांप उठा। लाल बादल संप्रदाय की खेती करने वाले ने, जिसने अभी अभी एक व्यक्ति को मारा था, उसने जहाज पर साधारण लोगों पर ठंडी नजर डाली और चिल्लाया, जो कोई भी भ्रष्ट होने की हिम्मत करेगा उसे जहाज से फेंक दिया जाएगा और मछलियों को खिलाया जाएगा। उसका हत्यारा और भयभीत करने वाला था। उसकी नज़र में किसी ने भी उसकी आंखों में देखने की हिम्मत नहीं की। जहाज तुरंत शांत हो गया। जहाज का गंतव्य दूर नहीं था, लेकिन लाल बादल द्वीप का दायां प्रायद्वीप, जो बादलों और कोहरे से ढका हुआ था। एक बड़ा चक्कर लगाने के बाद जहाज किनारे पर रुक गया। जब वे जहाज पर थे, जीवती त्रिपाठी पहले ही अपने मिशन को समझ चुका था। जीवती त्रिपाठी ब्लैक प्रोफाउंड फल के बारे में जानता था जिसे उन्हें द्वीप से चुनना था। लाल बादल द्वीप पर आने के आधे महीने बाद उसने लाल बादल संप्रदाय के शिष्य को इसे समझाते हुए सुना था।
पुस्तिका के पहले पृष्ठ पर एक प्रकार का काला फल था जो अंगूर के गुच्छे जैसा दिखता था। ये लाल बादल द्वीप की एक विशेषता थी। पूरे समुद्री क्षेत्र में ये केवल लाल बादल द्वीप पर पाया जा सकता था। उस समय जब शिष्य ने ब्लैक प्रोफाउंड फल के बारे में बताया था तो उसने इसे कई बार गंभीरता से समझाया था। उस समय जीवक्ति त्रिपाठी को नहीं पता था कि शिष्य को इस फल में इतनी रुचि क्यों थी। अब वह आखिरकार समझ गया। लाल बादल संप्रदाय का साधारण लोगों को पकड़ने का मुख्य उद्देश्य ब्लैक प्रोफाउंड फल को चुनना था। इस फल का ग्रेड उच्च नहीं था। दवा के सिद्धांत के अनुसार इसे केवल एक सामान्य ग्रेड का फल माना जा सकता था। वह नहीं जानता था कि लाल बादल संप्रदाय इसे क्यों चाहता था। सभी को एक दवा की टोकरी दी गई थी। प्रत्येक व्यक्ति को मिशन पूरा करने के लिए कम से कम 3 पाउंड ब्लैक प्रोफाउंड फल चुनना था। बेशक अगर वे अन्य कीमती खजाने चुन सकते थे तो वे टोकरी के मूल्य को ऑफसेट कर सकते थे। यही कारण था कि लाल बादल संप्रदाय को इन साधारण लोगों को आधे महीने तक दवा के बारे में सिखाना पड़ा। वे डरते थे कि वे कुछ कीमती खजाने भरेंगे और उन्हें याद करेंगे। 100 से अधिक साधारण लोगों को जहाज से भगा दिया गया। लाल बादल संप्रदाय के लोग जहाज पर अचल खड़े थे। दाया प्रायद्वीप उनके लिए एक निषिद्ध क्षेत्र की तरह था। किसी ने भी उस पर पैर रखने की हिम्मत नहीं की। जीवन शक्ति विशेषज्ञ ने कहा, आपके पास 3 दिन है। 3 दिनों के बाद हम आपको लेने के लिए यहाँ वापस आएंगे। यदि आप मिशन पूरा नहीं कर सकते हैं तो आपको वापस आने की जरूरत नहीं है। आप खुद के लिए जुगाड़ कर सकते हैं। चलो। जैसे ही जहाज चला गया 100 से अधिक साधारण लोगों ने उदासी भरी अभिव्यक्ति के साथ उस पर घूरना शुरू कर दिया। जीवक्ति त्रिपाठी के साथ पकड़े गए 30 लोग अभी भी स्थिति को नहीं समझते थे। हालांकि ये स्पष्ट था कि दूसरों के लिए इस तरह का मिशन करना पहली बार नहीं था। कुछ देर उसी जगह पर रहने के बाद कई लोग अपनी दवा की टोकरी लेकर बिना कुछ कहे द्वीप की गहराई में चले गए। धीरे धीरे कम और कम लोग बचे। जीवक्ति त्रिपाठी किनारे पर खड़ा था और नीचे देखा। वह केवल लाचारी से आहें भर सका। समुद्र के नीचे कुछ दानव जानवर आगे पीछे भाग रहे थे जिससे उसके लिए भागना असंभव हो गया। मुड़कर जीवक्ति त्रिपाठी भी दाएं प्रायद्वीप में चला गया। बूढ़े दानव ने अपनी आवाज प्रेषित की, युवा स्वामी, यहाँ दानवी शक्ति बहुत मजबूत है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि लाल बादल संप्रदाय के शिष्य अंदर आने की हिम्मत नहीं करते थे। यदि दानवी शक्ति को सांस लिया जाता था तो ये शरीर के लिए हानिकारक नहीं हो सकता था। हालांकि यदि इसे लंबे समय तक सांस लिया जाता था तो यह व्यक्ति के शरीर और दिमाग को निगल सकता था जिससे वे दानव जाति बन सकते थे। इस वजह से लाल बादल संप्रदाय को जड़ी बूटियां चुनने के लिए दाएं प्रायद्वीप पर जाने के लिए साधारण लोगों को पकड़ने की आवश्यकता थी। उन्होंने इन साधारण लोगों के शरीर को पोषित करने के लिए 1 महीना बिताया ताकि वे कुछ और दिनों तक टिक सके, ताकि वे द्वीप में प्रवेश करते ही पागल न हो जाएं। क्या तुम्हें दानवी शक्ति पसंद नहीं है? जीवक्ति त्रिपाठी ने मजाक किया, लेकिन वह घबराया नहीं। बूढ़े दानव ने अजीब तरह से हंसते हुए कहा, युवा स्वामी के कहने के अनुसार इस बूढ़े सेवक के यहाँ होने के कारण युवा स्वामी को दानवी शक्ति से प्रभावित होने के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। हालांकि यह एक अजीब जगह है। युवा स्वामी इसे खोज सकते हैं। शायद आपको कुछ हासिल होगा। मैं बिल्कुल यही सोच रहा था। जीवक्ति त्रिपाठी ने सिर हिलाया। उसे पकड़ा गया और 1 महीने के लिए इस अलग थलग द्वीप पर कैद कर लिया गया। हालांकि उसे अच्छा भोजन और पेय परोसा गया था, जीवक्ति त्रिपाठी अभी भी कुछ ब्याज वसूलना चाहता था। जड़ी बूटियों की टोकरी लेकर वह दाएं प्रायद्वीप की गहराई की ओर चला गया। बाहर निश्चित रूप से कुछ भी नहीं था। भले ही ब्लैक प्रोफाउंड फल का विकास चक्र तेज था, फिर भी ये बार बार चुनने का सामना नहीं कर पाएगा। केवल गहराई में जाने से ही वह कुछ ढूंढ सकता था। कई लोग थे जिनके पास जीवक्ति त्रिपाठी जैसा ही विचार था। उनमें से कई समूहों में चल रहे थे, उनमें से बहुत कम अकेले थे। जैसे जैसे समय बीतता गया वह धीरे धीरे अपने आसपास अन्य लोगों के आंकड़े नहीं देख सका। चलते चलते जीवक्ति त्रिपाठी को अचानक अपने सामने एक आकृति मिली। आकृति तेजी से एक जगह की ओर दौड़ रही थी। आकृति के दौड़ने की दिशा का अनुसरण करते हुए जीवक्ति त्रिपाठी ने एक बेल पर लटके हुए अंगूर जैसे फलों का एक गुच्छा देखा। ब्लैक प्रोफाउंड फल। जीवक्ति त्रिपाठी ने अपनी आंखें घुमाई। उसके पैदल चलने के कदम चमके और वह ब्लैक प्रोफाउंड फल की ओर दौड़ पड़ा। उसने अपना हाथ बढ़ाया और उसे चुना। इसका वजन किया। इस फलों के गुच्छे का वजन लगभग आधा पाउंड था। दूसरे शब्दों में, जब तक 6 गुच्छे मिले, एक व्यक्ति का कार्य पूरा हो जाएगा। दूसरा व्यक्ति भी दौड़ पड़ा। जीवक्ति त्रिपाठी को देखने के बाद वह खुद को अचंभित देखने से नहीं रोक सका। उसने तुरंत उस पर भयंकर नजर डाली और गुर्राया, छोकरे, मुझे फल दो। जीवक्ति त्रिपाठी ने भौहें सिकुड़ी और आह भरी। ये व्यक्ति मूल रूप से एक दयालु और गरीब व्यक्ति था, लेकिन इस जगह में प्रवेश करने और छोड़ने के बाद उसका शरीर बुरी आभा से प्रभावित हुआ था। उसने धीरे धीरे अपनी प्रकृति खो दी। अब उसने केवल क्रूरता और पागलपन दिखाया। ऐसा लगा कि अगर जीवक्ति त्रिपाठी उसे ब्लैक प्रोफाउंड फल नहीं देगा तो वह उसे मार डालेगा। मैं तुम्हें फल दे सकता हूँ। यदि जीवक्ति त्रिपाठी कुछ जानकारी पूछना नहीं चाहता था तो वह एक साधारण व्यक्ति के साथ प्रतिस्पर्धा नहीं करना चाहता था। जल्दी से मुझे दो। आदमी ने अपना सिर नीचे किया और खूंखार नजर से जीवक्ति त्रिपाठी को देखा। मेरे सवाल का जवाब दो। लाल बादल संप्रदाय ये फल क्यों चाहता है?
जीवप्ती त्रिपाठी ने पूछा। ये स्पष्ट रूप से इस व्यक्ति के लिए पहली बार यहाँ आना नहीं था, इसलिए उसे इस मामले की कुछ समझ होनी चाहिए। बकवास मत करो, मुझे पहले फल दो, फिर मैं तुम्हें बताऊंगा। जीवप्ती त्रिपाठी मुस्कुराया और ब्लैक प्रोफाउंड फल का गुच्छा उसे फेंक दिया। आदमी ने मुस्कुराते हुए उसे पकड़ लिया। उसने ब्लैक प्रोफाउंड फल को अपनी पीठ पर दवा की टोकरी में डाल दिया और जीवप्ती त्रिपाठी को देखा। उसकी आंखों में क्रूरता धीरे धीरे गायब हो गई। एक पल की शांति के बाद उसने कहा, मुझे ज्यादा जानकारी नहीं है। मैंने केवल सुना है कि वे इस फल को मछलियों को खिलाने के लिए चाहते हैं। मछलियों को खिलाना? हाँ, एक विशेष प्रकार की मछली, लेकिन मुझे नहीं पता कि वह क्या है। उसके बाद आदमी ने एक अजीब और दुर्भावनापूर्ण नजर से जीवप्ती त्रिपाठी को देखा और कहा, तुम्हें देखो, एक पतला छोकरा, तुम मेरे साथ क्यों नहीं आते? ये जगह बहुत खतरनाक है। क्या वह उसे इस समूह में खींचने की कोशिश कर रहा था? जीवप्ती त्रिपाठी मुस्कुराया और सिर हिलाया। उसने अनुमान लगाया कि अगर वह इस आदमी के साथ गया तो ब्लैक प्रोफाउंड फल निश्चित रूप से पहले उसकी जरूरतों को पूरा करेगा। तुम दयालुता की कद्र करना नहीं जानते। आदमी ने जीवप्ती त्रिपाठी को शर्मिंदा नहीं किया। आखिरकार उसके दिल में मानवता बुझी नहीं थी। उसने ठंडी सांस ली और चला गया। ओम मार्शल शिखर अध्याय 175। ओम। जीवप्ती त्रिपाठी अकेले ही दाएं प्रायद्वीप पर अंदर और अंदर जाते हुए आगे पीछे आवागमन कर रहा था। दाएं प्रायद्वीप में प्रवेश किए हुए उसे एक दिन से अधिक हो गया था। रास्ते में उसे बहुत सारे ब्लैक प्रोफाउंड फल मिले, लेकिन जीवप्ती त्रिपाठी लाल बादल संप्रदाय की सहायता नहीं करना चाहता था, इसलिए वह स्वाभाविक रूप से उन्हें नहीं चुनेगा। लाल बादल संप्रदाय के खेती करने वाले ने उसे 3 दिन की समय सीमा दी थी, जो एक साधारण व्यक्ति के लिए सीमा होनी चाहिए, लेकिन जीवप्ती त्रिपाठी के पास बूढ़े दानव की मदद थी, इसलिए उसे बुरी आत्मा शक्ति के शरीर में प्रवेश करने की चिंता नहीं करनी पड़ी। इसके विपरीत बूढ़े दानव को अपने शरीर को बहाल करने के लिए बुरी आत्मा शक्ति की तत्काल आवश्यकता थी, इसलिए उसने खुशी से इसे निगल लिया। जीवप्ती त्रिपाठी ने दाएं प्रायद्वीप को कुछ देर खोजने का फैसला किया, ये देखने के लिए कि यहाँ किस तरह के रहस्य छिपे हुए थे, और फिर लाल बादल द्वीप को छोड़ने का एक तरीका सोचने लगा। दाएं प्रायद्वीप में एक बड़ा क्षेत्र शामिल था और वहाँ कई पहाड़ थे। वे बहुत ऊंचे नहीं थे, लेकिन वे काफी खड़े थे, इसलिए साधारण लोग उन पर नहीं चढ़ सकते थे। जीवप्ती त्रिपाठी का लक्ष्य ये पहाड़ थे। उसे विश्वास था कि वह वहाँ कुछ दुर्लभ खजाने पा सकता है। चलते चलते जीवप्ती त्रिपाठी के कदम रुक गई, क्योंकि उसने हवा में एक ताज़ी औषधीय खुशबू महसूस की। जैसे ही यह गंध उसके नाक में प्रवेश की, उसने तुरंत ताजगी महसूस की, जैसे कि वह प्रबुद्ध हो गया हो। औषधीय खुशबू की दिशा को सावधानीपूर्वक पहचानने के बाद जीवप्ती त्रिपाठी दाहिनी ओर चला गया। कुछ ही देर बाद उसके सामने उसके शरीर की आधी ऊंचाई का एक फूल दिखाई दिया। शीर्ष पर एक छोटा गुलाबी फूल था जिसमें एक खिलने वाला स्त्री केसर था। फूल की खुशबू सुखद थी। ध्यान से देखने पर यह फूल एक सुंदरी के चेहरे जैसा लग रहा था, जो उसकी ओर मुस्कुरा रहा था। इसके अलावा ये फूल का तना अजीब था, जैसे एक महिला की सुंदर कमर, उत्तम और नाजुक, जिससे लोगों को दिवास्वप्न आने लगे। सुंदरी का स्त्री केसर। जीवप्ती त्रिपाठी की आंखें चमक उठी। उसे उम्मीद नहीं थी कि एक ही दिन में ऐसी अच्छी चीज मिल जाएगी। लाल बादल संप्रदाय के शिष्यों द्वारा दी गई पुस्तिका में दिए गए परिचय के अनुसार ये सुंदरी का स्त्री केसर पृथ्वी श्रेणी की उच्च श्रेणी की आत्मा औषधि थी। यदि इसे गोली में परिष्कृत किया जाता था और एक महिला को दिया जाता था, तो इसके कुछ चमत्कारी प्रभाव होंगे। भले ही यह एक बदसूरत महिला को एक सुंदर महिला में नहीं बदल सकता था, ये कम से कम उसकी त्वचा को नर्म और चिकना बना सकता था। जीवप्ती त्रिपाठी स्वाभाविक रूप से विनम्र नहीं होगा। उसने सुंदरी का स्त्री केसर चुना और अपनी पीठ पर टोकरी में डाल दिया। उसने खोज जारी रखी। शायद ऐसा इसलिए था क्योंकि जीवप्ती त्रिपाठी एक ऐसी जगह पर आया था जहां साधारण लोगों ने पहले कभी पैर नहीं रखा था, लेकिन जब से उसे सुंदरी का स्त्री केसर मिला था, वह बार बार कटाई कर रहा था। लाल बादल द्वीप के दाएं प्रायद्वीप की गहराई में एक खजाना खोजे जाने की प्रतीक्षा कर रहा था। लाल बादल संप्रदाय का खेती करने वाला बुरी आत्मा शक्ति से प्रभावित होने के डर से गहराई में जाने की हिम्मत नहीं करता था। एक के बाद एक पहाड़ों पर चढ़ते हुए जीवप्ती त्रिपाठी की दवा की टोकरी में दुर्लभ जड़ी बूटियों और आत्मा फलों की संख्या धीरे धीरे बढ़ती गई। केवल एक दुर्भाग्यपूर्ण बात यह थी कि दाएं प्रायद्वीप में एक बड़ा क्षेत्र शामिल था, लेकिन यह जीवप्ती त्रिपाठी की लगातार खोज का सामना नहीं कर सका। सिर्फ 3 से 5 दिनों में जीवप्ती त्रिपाठी ने मूल रूप से पूरे दाएं प्रायद्वीप को दौड़कर पूरा कर लिया था। उसकी पीठ पर दवा की टोकरी पहले ही आधे से अधिक भर चुकी थी। अंदर सबसे हीन चीजें पृथ्वी श्रेणी की निम्न श्रेणी की वस्तुएं थीं, और यहाँ तक कि स्वर्ग श्रेणी के विदेशी फूल और जड़ी बूटियां भी थीं। इसके अलावा यहाँ ज्यादा खतरा नहीं था, काले हवा की पहाड़ी श्रृंखला के विपरीत, जहाँ दानव जानवर घूमते थे। यदि किसी की ताकत कम थी तो वे केवल दानव जानवर द्वारा खाए जाएंगे। जीवप्ती त्रिपाठी ने यहाँ कुछ दिनों तक घूमता रहा, केवल 2 या 3 भेड़ियों से मिला। तीसरे दिन लाल बादल संप्रदाय का जहाज निर्धारित समय पर पहुंचा। जीवप्ती त्रिपाठी एक पहाड़ के ऊपर खड़ा था और दृश्य देख रहा था। हालांकि केवल 60 से 70 साधारण लोग थे जो जिंदा बाहर आए। बाकी लोगों को बुरी आत्मा शक्ति ने निगल लिया होगा और पागलपन की स्थिति में गिर गए होंगे। अंत में वे केवल दाएं प्रायद्वीप पर मर जाएंगे।
चौथे दिन जीवप्ती त्रिपाठी एक छोटे पहाड़ के नीचे खड़ा था। एक पहाड़ की चोटी को देख रहा था जो लगभग 300 फुट ऊंची थी। यह इस क्षेत्र का आखिरी छोटा पहाड़ था। यहाँ खोज करने के बाद जीवप्ती त्रिपाठी ने पहले ही पूरे दाएं प्रायद्वीप को कवर कर लिया था। बूढ़ा दानव, जो इस पूरे समय चुप रहा था, अचानक उत्साहित होकर चिल्लाया, युवा स्वामी, ये पहाड़ दाएं प्रायद्वीप में सभी बुरी आत्मा शक्ति का स्रोत लगता है। क्या तुम्हें यकीन है? जीवप्ती त्रिपाठी आश्चर्यचकित था। उसने ये भी महसूस किया कि यहाँ की बुरी आत्मा शक्ति अन्य स्थानों की तुलना में बहुत मजबूत थी। निश्चित रूप से मुझे यकीन है। इस बूढ़े सेवक की आत्मा कांप रही है। क्या तुम डरे हुए हो? जीवप्ती त्रिपाठी भ्रमित था। बूढ़ा दानव हंसा, ये डर नहीं है, यह उत्साह है। युवा स्वामी, यदि आप लंबे समय तक भूखे रहते थे और आपके सामने स्वादिष्ट भोजन की एक थाली रखी जाती थी, तो आप कैसे प्रतिक्रिया करेंगे? इसे खाओ। मैं युवा स्वामी से इस बूढ़े सेवक को यह अवसर देने की विनती करता हूँ। जीवप्ती त्रिपाठी स्पष्ट रूप से बूढ़े दानव को अपनी लार निगलते हुए भी सुन सकता था। धीरे से मुस्कुराते हुए जीवप्ती त्रिपाठी ने खड़ी पहाड़ की दीवार पर चढ़ना शुरू कर दिया। वह ये भी जानना चाहता था कि लाल बादल द्वीप का दायां आधा इतना अलग क्यों था। चढ़ते समय जीवप्ती त्रिपाठी ने ये देखने के लिए भी चारों ओर देखा कि क्या उसे कोई खजाना मिल सकता है। हालांकि पहाड़ की चोटी पर चढ़ने के बाद भी उसे अभी भी कुछ नहीं मिला। वह खुद को निराश महसूस करने से नहीं रोक सका। पहाड़ की चोटी पर जीवप्ती त्रिपाठी सीधा खड़ा हुआ और चारों ओर देखा। ये पहाड़ बहुत अजीब था। ये एक सपाट चोटी थी। दूर से वह बता सकता था कि यह पूरी तरह से नंगा था। अब जब उसने इस पर पैर रखा था तो भावना और भी गहरी थी। यहाँ घास या पेड़ का एक भी ब्लेड नहीं था। पहाड़ पर जमीन खून की तरह लाल थी और हवा एक मछली की गंदी गंध से भरी थी। बुरी आत्मा शक्ति। जीवप्ती त्रिपाठी ने एक गहरी सांस ली और पहाड़ के बीच में एक विशाल चट्टान पर अपनी आंखें ठीक की। ये चट्टान का टुकड़ा भी चमकीला लाल था। एक ही नजर में कोई भी स्पष्ट रूप से खूनी शक्ति को देख सकता था जो इससे वाष्पित हो रही थी, और यह कोहरे की तरह घना और मर्मज्ञ था। सतर्क, वह धीरे धीरे विशाल चट्टान की ओर चला गया। जब वह करीब पहुंचा तो भी उसे कोई खतरा नहीं मिला। ध्यान से देखने पर उसने देखा कि दर्पण जैसी चट्टान के बीच में लाल तरल की कुछ बूंदें थीं। ये गाढ़ा और खूनी था, जैसे खून, रक्त जमने वाले मोती। बूढ़े दानव ने आश्चर्य से अपनी जीभ चिटकाई। उसका स्वर बहुत शांत था, लेकिन जीवप्ती त्रिपाठी उसके साथ लंबे समय से था। वह जानता था कि बूढ़े दानव की दृष्टि बहुत ऊंची थी। कोई ऐसी चीज जो बूढ़े दानव को अपनी जीभ चटकाने पर मजबूर कर सकती थी, वह उसके लिए एक महान खजाना थी। बूढ़े दानव ने अपना मुंह खोला और कहा, युवा स्वामी, ये बूढ़ा सेवक समझता है, इसलिए एक छोटा दानव एक बार यहाँ मर गया। यही कारण है कि यहाँ इतनी बुरी आत्मा शक्ति है। छोटा दानव, ओह, इस बूढ़े सेवक की तुलना में ये वास्तव में एक छोटा दानव है। हालांकि यहाँ की खेती करने वाले के संदर्भ में यह एक बड़ा व्यक्ति है। बूढ़े दानव का स्वर गर्व और आत्म प्रशंसा से भरा था। ये कितना बड़ा हो सकता है? जीवप्ती त्रिपाठी जिज्ञासु था। बूढ़े दानव ने एक ऐसे तरीके से समझाया जिसे जीवप्ती त्रिपाठी समझ सकता था, अमरता के चरण से ऊपर का एक क्षेत्र। जीवप्ती त्रिपाठी ने अपना माथा मला। वह वर्तमान में शक्तिवर्धन क्षेत्र में था। शक्तिवर्धन क्षेत्र के बाद पृथक्करण और पुनर्मिलन क्षेत्र था, फिर जीवन शक्ति क्षेत्र और फिर अमरता के चरण। ये छोटा दानव, ठीक है, अगर यह छोटा दानव अमरता के चरण से ऊपर का एक क्षेत्र था, तो इस दुनिया में कौन उसका मुकाबला कर सकता था? वह दुनिया में नंबर 1 व्यक्ति था, लेकिन वह वास्तव में यहाँ मर गया। हालांकि इस छोटे दानव का भौतिक शरीर मर गया, उसकी बुरी आत्मा शक्ति अभी भी यहाँ इकट्ठा हुई। यही कारण है कि दाया प्रायद्वीप इतना अजीब है। अगर यह बूढ़ा सेवक इस छोटे दानव की शेष बुरी आत्मा शक्ति को अवशोषित कर सकता था, तो मुझे अपनी आत्मा की कुछ ताकत को बहाल करने में सक्षम होना चाहिए। दुर्भाग्य से ये छोटा दानव लंबे समय से मर चुका है और उसकी बहुत सारी बुरी आत्मा शक्ति बर्बाद हो गई। भगवान लानत है, तुम यहाँ आने से पहले इंतजार क्यों नहीं कर सकते थे? बूढ़ा दानव उसे छोटा दानव कहता रहा, जिससे जीवप्ती त्रिपाठी का चेहरा फड़क उठा। फिर तुमने जिन रक्त जमने वाले मोतियों का उल्लेख किया, वे क्या हैं? जीवप्ती त्रिपाठी ने अपने सामने खून के रंग के तरल को देखा। ये छोटे दानव के खून, मांस और सार का संघनन है। इसमें विशाल मात्रा में ऊर्जा है। इस बूढ़े सेवक के पास एक भौतिक शरीर नहीं है और वह इसे अवशोषित नहीं कर सकता है। युवा स्वामी, यदि आप इसे अवशोषित करते हैं तो यह निश्चित रूप से आपकी ताकत को बहुत बढ़ाएगा। हालांकि इस बूढ़े सेवक को यकीन नहीं है कि आप इसे ले सकते हैं या नहीं। इसमें निहित ऊर्जा कुछ ऐसी नहीं है जिसे एक साधारण व्यक्ति अवशोषित कर सकता है। ये सुनकर जीवप्ती त्रिपाठी के चेहरे पर भी हिचकिचाहट दिखाई दी। अपनी ताकत को बहुत बढ़ाने में सक्षम होना स्वाभाविक रूप से कुछ ऐसा था जिसे जीवप्ती त्रिपाठी देखना चाहता था। हालांकि क्या होगा अगर वह रक्त जमने वाले मोतियों की इन कुछ बूंदों को नहीं ले सका? ये सवाल पूछने के बाद बूढ़े दानव ने शरारती ढंग से हंसा, दानव जाति बनो। युवा स्वामी, एक दानव होने में कुछ भी गलत नहीं है। आप जो चाहे कर सकते हैं। आप जिसे पसंद नहीं करते उसे मार सकते हैं। अगर आपको कोई सुंदरी पसंद है तो आप उनके साथ खेल सकते हैं। अगर आप उनसे थक जाते हैं तो आप उन्हें बस फेंक सकते हैं। बहुत ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है।
आप स्वतंत्र और अप्रतिबंधित हो सकते हैं। क्या यह महान नहीं है? इसके अलावा एक मानव क्या है और एक दानव क्या है? दुनिया के लिए मनुष्यों और दानवों को दो वर्गों में विभाजित करना एक बड़ी गलती है। जब तक किसी की मानवता नष्ट नहीं होती, दानव कौन है? युवा स्वामी लाल बादल संप्रदाय की हरकतों को देखें। वे निर्दयी और बेशर्म हैं। हालांकि दुनिया की नज़रों में ये संप्रदाय एक दानव नहीं है। मनुष्य और दानव एक परिवार हैं। बूढ़े दानव ने निष्कर्ष निकाला। जीवप्ति त्रिपाठी का दिल हिल गया, लेकिन उसने अभी भी मन बनाने की हिम्मत नहीं की। जब वह हिचकिचा रहा था तो उसके सिर के पीछे एक मछली की गंदी हवा लग रही थी। एक सरसराहट की आवाज भी थी। बूढ़ा दानव खतरे में चिल्लाया, युवा स्वामी सावधान रहो। पलक झपकते ही जीवप्ति त्रिपाठी ने अपनी स्वनिर्मित गति कौशल का उपयोग किया और हमले से बच गया। उस दिशा से एक जोरदार शोर आया। ऊपर देखकर जीवप्ति त्रिपाठी को अपनी खोपड़ी सुन्न महसूस हुई। उसे नहीं पता था कि वहां कब एक खून के रंग का अजगर दिखाई दिया था। उसका शरीर उसकी कमर से मोटा था और 10 फुट से अधिक लंबा था। अपने हमले को याद करने के बाद वह कुंडली बनाकर खड़ा हो गया और जीवप्ति त्रिपाठी को अपना सिर ऊंचा करके देखा। उसकी 2 आंखें खून की तरह लाल थीं। उसका विशाल मुंह एक लाल जीभ बाहर फेंक रहा था। उसकी उपस्थिति भयानक थी। बूढ़ा दानव चिल्लाया, इस बड़े सांप ने रक्त जमने वाले मोती को निगल लिया है। बूढ़े दानव के याद दिलाने के बिना जीवप्ति त्रिपाठी ने भी इसे देखा। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि पत्थर पर केवल 3 बूंद रक्त जमने वाले मोती थे। ये पता चला कि बाकी रक्त जमने वाले मोती को इस बड़े सांप ने फायदा उठाया था। बाहर निकलो। जीवप्ति त्रिपाठी ने अपना हाथ झटका। आत्मा तोड़ने वाला औजार बूढ़े दानव को लपेटे हुए जीवप्ति त्रिपाठी के सामने दिखाई दिया। फिर जीवप्ति त्रिपाठी ने आत्मा तोड़ने वाला औजार पकड़ा और बूढ़े दानव की अविश्वास भरी नजर में बड़े सांप पर फेंक दिया। युवा स्वामी, बूढ़ा दानव दयालुता से चिल्लाया। फिर उसे अचानक एहसास हुआ कि उसके पास एक भौतिक शरीर नहीं है। उसे इस बड़े सांप से क्यों डरना चाहिए? उसने तुरंत जीवप्ति त्रिपाठी का इरादा समझ लिया। हालांकि उसे गलत महसूस हुआ, उसने उसकी प्रशंसा भी की। बड़े सांप के दिखाई देने के बाद केवल एक पलक झपकने का समय हुआ था, लेकिन जीवप्ति त्रिपाठी ने पहले ही उसे हराने की योजना सोच ली थी। उसकी तेज सोच अद्भुत थी। सर बहुत चालाक था। आत्मा तोड़ने वाला औजार को एक ही घूंट में निगल लिया। उसने कुछ भी चखा नहीं, लेकिन वह जीवप्ति त्रिपाठी की शत्रुतापूर्ण कार्रवाई से नाराज था। सर्प की जीभ धमकी भरे अंदाज में उसके मुंह के अंदर और बाहर चमक उठी। अपनी जीभ बाहर निकालकर ये बिजली की चमक की तरह जीवप्ति त्रिपाठी की ओर दौड़ पड़ा। उसका खूनी मुंह लोगों के दिलों को धड़का देता था। जो गंध उनका स्वागत करती थी वह तेज और जहरीली थी। जीवप्ति त्रिपाठी ने अपनी सांस रोकी। उसका शरीर फिर से चमका और बड़े सांप के पीछे दिखाई दिया। उसकी मुट्ठी सच्ची यान जीवन शक्ति में धनकी हुई थी। जलते हुए सूर्य का तिगुना विस्फोट। जीवप्ति त्रिपाठी और रक्त जमने वाले मोती निगलने वाले अजगर के बीच मुकाबला शुरू हो चुका है। क्या जीवप्ति त्रिपाठी अपनी जान बचा पाएगा और रक्त जमने वाले मोती प्राप्त कर पाएगा? क्या आप जानना चाहेंगे कि इस खतरनाक अजगर के साथ जीवप्ति त्रिपाठी की लड़ाई कैसे आगे बढ़ती है? ओम मार्शल शिखर अध्याय 176। ओम भयंकर जीवन शक्ति मुके के साथ चली। जीवप्ति त्रिपाठी ने अपनी मुट्ठी पीछे खींची और सांप की लंबी पूंछ से बचने के लिए फुर्ती से पीछे हट गया। सर्प मुड़ा और जैसे ही जीवप्ति त्रिपाठी पर झपटने वाला था, अचानक उस जगह से जहां जीवप्ति त्रिपाठी ने वार किया था 3 दबी हुई आवाजें गूंजी। नंगी आंखों से दिखाई देने वाली गति से सर्प के मांस का एक बड़ा हिस्सा बाहर की ओर फूलने लगा। झुलसाने वाली सच्ची यान जीवन शक्ति मांस के उस हिस्से से फूट पड़ी जिससे वह फट गया और खून बहने लगा। सांप दर्द में चिल्लाया। उसका कई दर्जन मीटर लंबा शरीर एक लंबी चाबुक की तरह चारों ओर झूल रहा था, जिससे पहाड़ की चोटी पर धूल का एक बादल उठ गया। जीवप्ति त्रिपाठी ने भौहें सिकोड़ी क्योंकि उसे एहसास हुआ कि उसने इस सांप की ताकत का अधिक मूल्यांकन कर लिया था। जब उसने अचानक इतना बड़ा व्यक्ति देखा तो उसने सोचा कि ये कम से कम 5वें या 6ठे चरण का दानव जानवर होगा। उसे उम्मीद नहीं थी कि वह सिर्फ एक हिट से उसे घायल कर पाएगा। ये 5वें या 6ठे चरण का दानव जानवर नहीं था। यह अधिक से अधिक 4थे चरण का दानव जानवर था, जो एक पृथक्करण और पुनर्मिलन क्षेत्र के खेती करने वाले के बराबर था। इतने बड़े शरीर और इतनी अच्छी उपस्थिति की क्या बर्बादी। दिमाग में एक योजना के साथ जीवप्ति त्रिपाठी ने अपने पैरों को हिलाया। उसने इस तथ्य का फायदा उठाया कि सांप लुढ़क रहा था और उसे एक और हिट दी। सांप और भी जोर से लुढ़का। हालांकि ये स्पष्ट रूप से चुपचाप बैठकर अपनी मौत का इंतजार नहीं करना चाहता था। उसने अपनी लंबी पूंछ को झटका दिया, एक सीटी की आवाज पैदा की क्योंकि यह जीवप्ति त्रिपाठी की कमर की ओर चली गई। अपने पैर के काम की मदद के बिना इस हमले से जीवप्ति त्रिपाठी के लिए बहुत परेशानी होती। हालांकि उसके पैर के काम के साथ ऐसे हमले से बचना आसान था। ये देखकर कि उसका हमला चूक गया था, सांप ने फुफकारा और एक खून के रंग का कोहरा थूक दिया। अगर जीवप्ति त्रिपाठी काफी तेजी से बच नहीं गया होता तो वह निश्चित रूप से इस कोहरे से ढक जाता। जीवप्ति त्रिपाठी की अभिव्यक्ति ठंडी थी। वह सांप से डरता नहीं था, लेकिन जहरीला कोहरा थोड़ा परेशान करने वाला था। हालांकि ये केवल थोड़ा परेशान करने वाला था। उसने अपनी सांस रोकी और खुद को जहरीले कोहरे से घेरने नहीं दिया। सांप उसे बिल्कुल भी चोट नहीं पहुंचा सकता था।
जबकि जीवक्ति त्रिपाठी बाहर सर्प से लड़ रहा था, बूढ़ा दानव, जो आत्मा तोड़ने वाला औजार में लिपटा हुआ था और सर्प के पेट में घुस गया था, खाली नहीं बैठा था। हालांकि बूढ़े दानव की वर्तमान ताकत महान नहीं थी, किसी भी जीवित प्राणी का शरीर हमेशा नाजुक होता था। भले ही आत्मा तोड़ने वाला औजार तेज नहीं था, फिर भी ये एक हथियार था। सर्प का शरीर जल्द ही कट और घावों से ढक गया। गंभीर दर्द ने उसे जीवक्ति त्रिपाठी के साथ लड़ने में असमर्थ बना दिया। उसका लंबा शरीर सिकुड़ गया और उछल पड़ा, पहाड़ पर आगे पीछे लुढ़क रहा था। जीवक्ति त्रिपाठी ठंडे ढंग से देखा, उसे हलचल करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। सर्प बहुत मजबूत नहीं था, लेकिन उसकी जीवन शक्ति बहुत मजबूत थी। बूढ़े दानव ने उसके शरीर को 1 घंटे तक यातना दी, इससे पहले कि वह आखिरकार संघर्ष करना बंद कर दे और जमीन पर मर जाए। सर्प का पेट झुंझलाया और बूढ़ा दानव आत्मा तोड़ने वाला औजार को लपेटे हुए बाहर निकल आया। वह जीवक्ति त्रिपाठी के सामने तैर गया और एक दूसरे को उदासीनता से देखा। युवा स्वामी, अगली बार जब ऐसा कुछ हो तो कृपया मुझे बताएं ताकि मैं मानसिक रूप से तैयार हो सकूं। बूढ़े दानव ने थोड़ा गलत महसूस किया। उसे अचानक जीवक्ति त्रिपाठी द्वारा दानव जानवर के मुंह में फेंक दिया गया था। अगर यह एक डरपोक व्यक्ति होता तो वे डर के मारे पागल हो जाते। ठीक है, जीवक्ति त्रिपाठी ने गंभीरता से सिर हिलाया। बूढ़े दानव ने कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं की। जीवक्ति त्रिपाठी ने पूछा, क्या तुम्हें नहीं लगता कि ये दानव जानवर थोड़ा अजीब है? क्या अजीब है? बूढ़े दानव ने ध्यान से पूछा। इसकी ताकत बहुत कम है, कम से कम यह मेरी उम्मीद से कम है। बूढ़ा दानव हंसा। युवा स्वामी, ये सर्प ऐसा इसलिए हो गया क्योंकि इसने रक्त जमने वाले मोती को निगल लिया। स्वाभाविक रूप से इसमें कोई वास्तविक क्षमताएं नहीं हैं। इसके अलावा यहाँ आपके रास्ते पर क्या आपको दानव जानवर की कोई निशान मिले? जीवक्ति त्रिपाठी ने सिर हिलाया। ये सही है, ये चीज शायद सिर्फ एक सामान्य छोटा सर्प है। रक्त जमने वाले मोती को निगलने के बाद ये बच गया और एक दानव जानवर में बढ़ गया। ये कहा जा सकता है कि यह यहाँ का एकमात्र दानव जानवर है। एक सामान्य छोटा सर्प इतना विशाल राक्षस बन गया। जीवक्ति त्रिपाठी हैरान था। यह अद्भुत है। उसने थोड़ी देर सोचा और खुशी से कहा, अगर एक छोटा सर्प इसे निगल सकता है तो मुझे भी इसे निगलने में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, है ना? इस दुनिया में कोई पूर्ण नहीं है। यदि आप अभी भी चिंतित हैं तो आप दानव जानवर के आंतरिक कोर को निगलने की कोशिश कर सकते हैं। ये एक अच्छा सुझाव है। जीवक्ति त्रिपाठी ने सिर हिलाया। वह सर्प के पास चला गया, उसके शरीर को काट दिया और आंतरिक कोर निकाल लिया। आंतरिक कोर खून के रंग का था, लेकिन ये केवल एक कबूतर के अंडे के आकार का था। इसमें अभी भी रक्त जमने वाले मोती की शेष ऊर्जा थी। बूढ़े दानव से अपनी रक्षा करने के लिए कहने के बाद जीवक्ति त्रिपाठी ने अपने कपड़ों पर आंतरिक कोर को पोंछा और इसे अपने मुंह में डाल दिया। उसने इसे निगल लिया। सच्ची यान तकनीक को सक्रिय करते हुए जीवक्ति त्रिपाठी ने जल्दी से अपने पेट में ऊर्जा का एक उछाल महसूस किया। यह उसके मांस और खून में दौड़ गया और यह बहुत सारी बुरी ऊर्जा के साथ मिला हुआ था। यह उस दानव की ऊर्जा होनी चाहिए जो यहाँ गिरा था। पलक झपकते ही जीवक्ति त्रिपाठी का मांस और खून अतुलनीय रूप से लाल हो गया, खून की तरह चमकीला। उसका पूरा शरीर एक बुरी आभा से भर गया था। हालांकि यह बाहर से डरावना लग रहा था, लेकिन अंदर यह खतरनाक नहीं था। जीवक्ति त्रिपाठी ने केवल अपने मन पर एक मामूली प्रभाव महसूस किया और शांत हो गया। उसके मेरिडियन में सच्ची यान जीवन शक्ति बुरी ऊर्जा का नेमेसिस थी, इसलिए वह इससे डरता नहीं था। बुरी ऊर्जा को सच्ची यान तकनीक द्वारा धीरे धीरे जला दिया गया, केवल इसका सार छोड़ दिया गया। इस बार प्राप्त सार यान विशेषता का नहीं था, इसलिए स्वाभाविक रूप से यह अमृत रस में संघटित नहीं होगा। लेकिन अजीब तरह से इसे अटल स्वर्ण कंकाल द्वारा अवशोषित नहीं किया गया था। इसके बजाय इसे जीवक्ति त्रिपाठी के मांस और खून में अवशोषित कर लिया गया, जिससे उसके शरीर में हर कोशिका खुश हुई और उसकी मांसपेशियों का हर इंच कांप गया। जीवक्ति त्रिपाठी को आंतरिक कोर को परिष्कृत करने में पूरा 1 दिन लगा। जब उसने अपनी आंखें खोली तो वे बिजली की तरह थी। जीवक्ति त्रिपाठी ने महसूस किया कि उसका पूरा शरीर अलग था। ये ताकत में वृद्धि नहीं थी, नहीं यह मन की स्थिति में छलांग थी। इसके बजाय यह उसके शरीर में एक बदलाव था। आंतरिक कोर को परिष्कृत करने से पहले की तुलना में वह बहुत मजबूत था। उसके शरीर में उबलते खून में ऊर्जा का एक उछाल था, जैसे कि वह जीवन शक्ति का उपयोग किए बिना एक हाथ से आकाश को तोड़ सकता था। युवा स्वामी, आपको कैसा लगता है? बूढ़े दानव ने चिंता से पूछा। बुरा नहीं। क्या रक्त जमने वाले मोती का सबसे बड़ा प्रभाव किसी के शरीर को सुधारना है? बेशक। ये छोटे दानव के मांस और खून के सार से बना था, इसलिए ये किसी के क्षेत्र को बढ़ा सकता है। लेकिन सबसे बड़ा प्रभाव किसी के शरीर को मजबूत करना है। फिर तुमने क्यों कहा कि यह किसी की ताकत को बढ़ाएगा? बूढ़े दानव ने थोड़ी देर झिझका, फिर कहा, युवा स्वामी, आपकी समझ थोड़ी एक तरफा है। ताकत में वृद्धि क्षेत्र में वृद्धि को संदर्भित नहीं करती है। शरीर की ताकत, जीवन शक्ति की शुद्धता, मार्शल आर्ट्स और मार्शल आर्ट्स की समझ और अन्य पहलू सभी किसी की ताकत को बढ़ा सकते हैं। उदाहरण के लिए, युवा स्वामी, कुछ दिन पहले की तुलना में आपके शरीर की गुणवत्ता बहुत बेहतर है, इसलिए आपकी ताकत निश्चित रूप से बढ़ी है। जीवक्ति त्रिपाठी हैरान था। थोड़ी देर सोचने के बाद उसने कहा, हाँ, तुम सही कह रहे हो। मैं बहुत संकीर्ण सोच वाला था। युवा स्वामी युवा है, आपने बस इस बारे में नहीं सोचा।
बूढ़े दानव ने श्रेय लेने की हिम्मत नहीं की। विशाल चट्टान पर रक्त जमने वाले मोती की शेष 3 बूंदों को देखकर जीवप्ती त्रिपाठी ने संकोच नहीं किया और अपनी उंगली को बूंदों में से एक पर इशारा किया। रक्त जमने वाला मोती का अपना मन लगता था। जिस पल उसने उसे छुआ, वह सीधे जीवप्ती त्रिपाठी के शरीर में घुस गया। पहले की तुलना में एक अधिक हिंसक ऊर्जा उसके शरीर में फट गई। जीवप्ती त्रिपाठी खुद को एक दबी हुई कराह निकलने से नहीं रोक सका और जल्दी से ध्यान करने के लिए अपनी आंखें बंद कर लीं। अगले आधे महीने में जीवप्ती त्रिपाठी ने रक्त जमने वाले मोती की 3 बूंदों की ऊर्जा को परिष्कृत करने के अलावा कुछ नहीं किया। इतना ही नहीं, यहाँ तक कि विशाल चट्टान में खून की शक्ति भी जीवप्ती त्रिपाठी द्वारा पूरी तरह से अवशोषित कर ली गई थी। आधे महीने पहले की तुलना में उसकी शक्ति और खून दोगुना से अधिक ताकतवर थे। चाहे वो उसकी गति हो या उसके मुखों की ताकत, वे सभी काफी सुधार किए गए थे। इसके अलावा उसकी ताकत ने भी एक सफलता हासिल की थी, जो शक्तिवर्धन चरण के तीसरे स्तर तक पहुंच गई थी। आधे महीने बाद बूढ़े दानव के आग्रह के तहत जीवप्ती त्रिपाठी ने पहुंचकर विशाल चट्टान को हिलाया। जीवन शक्ति का उपयोग किए बिना उसने आसानी से विशाल बल के साथ उस चट्टान को हिला दिया, जिसका वजन कम से कम 3000 पाउंड था। चट्टान के नीचे एक ठंडी गुफा थी। गुफा एक मोटी काली शक्ति से भरी हुई थी। स्पष्ट रूप से ये बुरी दानव की शेष शक्ति थी, जो बादल द्वीप के दाएं प्रायद्वीप पर प्रभाव का स्रोत भी था। जैसे ही इसने फिर से रोशनी देखी, बुरी दानव की यह शक्ति सीधे जीवप्ती त्रिपाठी की ओर दौड़ पड़ी। बूढ़ा दानव अजीब तरह से हंसा। छोटी चीज, तुम वास्तव में बूढ़े आदमी की शेष चालों का उपयोग करते हो। तुम वास्तव में स्वर्ग और पृथ्वी की विशालता को नहीं जानते। बूढ़े दानव के शब्द स्पष्ट रूप से उसके और जीवप्ती त्रिपाठी के बीच पहले अजीब मुलाकात का संदर्भ दे रहे थे। उस समय बूढ़ा दानव भी जीवप्ती त्रिपाठी के शरीर को हथियाना चाहता था। हालांकि अपनी सभी साजिशों के बाद उसे इसके बजाय जीवप्ती त्रिपाठी द्वारा वश में कर लिया गया था। जैसे ही उसने बात की, वह काली शक्ति के एक द्रव्यमान में बदल गया और आगे बढ़ा। काली शक्ति के 2 द्रव्यमान एक में विलय हो गए और तुरंत गुफा में लड़ने लगे। जीवप्ती त्रिपाठी यह नहीं देख सका कि क्या हो रहा था और यह नहीं जानता था कि कौन जीत रहा था। हालांकि इसके बारे में सोचने के बाद बूढ़ा दानव एक बूढ़ा दानव था। पहले उसका स्वर अत्यधिक अहंकारी था, इसलिए कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। लंबे समय तक इंतजार करने के बाद जीवप्ती त्रिपाठी ने कहा, इस दानव का दैवीय आत्मा तुम्हारे जैसा ही है। क्या ये अभी भी स्वर्ग और पृथ्वी के बीच मौजूद है? बूढ़े दानव की कुछ क्षतिग्रस्त और थकी हुई आवाज आई, युवा स्वामी, उसकी दैवीय आत्मा पहले ही रह चुकी है। अब ये सिर्फ अवशेष चेतना का एक निशान है। जीवप्ती त्रिपाठी ने भौहें सिकुड़ी। ओह, तुम्हें क्या हुआ है? खास। बूढ़ा दानव अचानक शर्मा गया। युवा स्वामी, कृपया इस बूढ़े सेवक की मदद करें। ये बूढ़ा सेवक कुछ उससे जीत